अध्याय 411 कोड़े मारना। कुछ घंटों बाद जेल की कोठरी के अंदर लियो के दृष्टिकोण से लियो को कोठरी के अंदर होश आए 23 घंटे बीत चुके थे और अपने दिमाग पर बहुत जोर डालने और अपनी सीमित गति के हर इंच का परीक्षण करने के बावजूद वह बाहर निकलने का रास्ता खोजने में बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर पाया था, क्योंकि वह असहाय रूप से बंधनों से बंधा हुआ था और छत में उस अकेले छेद की ओर देख रहा था जिससे एक अपरिचित आकाश से प्रकाश अंदर आ रहा था। हे प्रभु पिता, यदि आप मुझे बोलने की अनुमति दें तो मुझे विश्वास है कि मेरे पास हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, डंपी ने उसी क्षण कहा। लियो के बगल में लुढ़कते हुए अपना पेट एक तरफ पटकते हुए उसके चेहरे पर गलत आत्मविश्वास झलक रहा था। बताओ, तुम्हें क्या लगता है? लियो ने बुदबुदाते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जबकि डंपी ने शाही सलाहकार की गंभीरता के साथ अपना गला साफ किया। हे प्रभु पिता, कैसा रहेगा अगर मैं आपको अपनी आकार संकुचित करने की तकनीक सिखाऊं? ये शक्ति अवरोध मुझे फैलने से रोकते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से संकुचित होकर इनके बीच से निकल सकते हैं। आपका क्या विचार है? उसने आशा से फूलते हुए कहा, जबकि लियो ने एक लंबी, थकी हुई सांस छोड़ी। डंपी, मैं मेढक नहीं हूं। मैं यूं ही सिकुड़ या फैल नहीं सकता। मेरी हड्डियां इसके लिए बहुत सख्त है, लियो ने रूखेपन से जवाब दिया, और देखते ही देखते डंपी आसमान को कोसने लगा। अरे बाप रे, कितनी बड़ी त्रासदी है कि भगवान पिता को विस्तार और संकुचन का दिव्य वरदान जन्म से नहीं मिला। जब मैं परलोक पहुंचूंगा तो अपने सभी पूर्वजों की कसम खाकर कहता हूं, मैं अधिपति के सिंहासन कक्ष में जाकर इस अन्यायपूर्ण भेदभाव का जवाब मांगूंगा। मैं उनसे लड़ूंगा, भगवान पिता, अगर इस घोर अन्याय को सुधारने के लिए यही करना पड़े। इसलिए मुझ पर भरोसा रखें, डंपी ने जोश से चिल्लाते हुए कहा, जिससे लियो हल्की सी हंसी हंस पड़ा। कम से कम उस छोटे से जीव ने पिछले कुछ घंटों में उसका मनोरंजन करने में कामयाबी हासिल कर ली थी, और हालांकि वे भागने के करीब भी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन समय स्थिर दुनिया में उसने जो कुछ भी सहा था, उसके बाद यहां अकेले न होने का एहसास उसे काफी मानसिक सुकून देता था। कुरकुराहट। उसी क्षण लियो को एक हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे उसके बाईं ओर की ठोस दीवार से एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति गुजर रहा हो। उसकी उंगलियों के बीच लापरवाही से एक सिगरेट रखी हुई थी। उसका शरीर बिना किसी जल्दबाजी के चल रहा था, मानो पत्थर से होकर गुजरना दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। अंदर प्रवेश करने के बाद उसने फर्श पर पेट के बल छत की ओर मुंह करके लेटे हुए आदमी और मेढक पर एक नजर डाली और फिर अनियंत्रित रूप से हंसने लगा। देखो तुम दोनों मूर्खों को, हा हा हा, तुम दोनों एक दूसरे के बगल में इस तरह लेटे हुए बहुत मजेदार लग रहे हो। चार्ल्स ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए उंगली से सीधे उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हे घिनौने इंसान, मेरे प्रभु पिता का मजाक उड़ाने की? मुझे छोड़ दो, मुझे इन बंधनों से मुक्त करो और मैं तुम्हारी उस उंगली को तोड़ दूंगा जिसे तुम हमारी ओर उठाने की हिम्मत करते हो। मुझे तुरंत छोड़ दो। डंपी गुस्से से दहाड़ उठा और अपनी पूरी ताकत से बंधनों को तोड़ने की कोशिश करने लगा, हालांकि उसके सारे प्रयास व्यर्थ साबित हुए। इसके विपरीत लियो शांत और संयमित रहा। उसकी निगाहें उस अजनबी आदमी पर टिकी हुई थीं, और वो चुपचाप उसकी ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। मुझे उसकी आभा से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। वो मुझे बिल्कुल साधारण लग रहा है, लगभग एक नश्वर प्राणी जैसा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह वास्तव में एक नश्वर प्राणी हो। जिस दीवार से वो अभी गुजरा है उसमें कोई दरार नहीं है, फिर भी वो बिना किसी प्रतिरोध के उससे गुजर गया, मानो वो दीवार थी ही नहीं। वो निश्चित रूप से एक उच्च कोटि का योद्धा है, शायद कोई सम्राट भी हो सकता है, लियो ने सोचा, और जल्दबाजी में बोलने के बजाय सोच समझकर अपने अगले शब्द चुनने का फैसला किया। तुम कौन हो और मुझे इस तरह क्यों बांधा गया है? मैंने पंथ के कानून के तहत कोई अपराध नहीं किया है, तो मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? उसने पूछा, और ध्यान से देखा कि उस आदमी के चेहरे पर जो घमंडी मुस्कान थी वो जवाब देने या न देने पर विचार करते हुए थोड़ी फीकी पड़ गई। फिर कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद चार्ल्स किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हुए प्रतीत हुए। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन तभी जब तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दोगे, उसने कहा, जिस पर लियो ने चुपचाप सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। आपको कैसे पता चला कि मैं उस दिन बरामदे से आपके घर की ओर आ रहा था? एक ग्रैंडमास्टर को मेरा भेष पहचानना नहीं चाहिए था, और मुझे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं है कि आपने मेरी तेज गति को महज संयोग से भांप लिया। चार्ल्स ने जिज्ञासा से अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए पूछा। मैंने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन मैंने तुम्हारे पीछे छोड़ी गई घातक आभा की लकीर देखी, एक हल्की लाल लकीर जो रेशम पर खून की तरह हवा में फैल रही थी। इसी तरह मैंने तुम्हें पाया, लियो ने शांत भाव से जवाब दिया। चार्ल्स का चेहरा क्षण भर के लिए आश्चर्य से चमक उठा, लेकिन उसने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया छिपा ली।
ऑरा परसेप्शन में प्रशिक्षण ले रहा एक ग्रैंडमास्टर, ये तो बुरा नहीं है, उसने हल्के से सहमति जताते हुए खुद से कहा। तो चलिए मैं अपना परिचय देता हूं। मैं कल्ट ऑफ एसेंशन का वाइस सेक्ट मास्टर चार्ल्स हूं। नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन मुझे आपको प्रशिक्षित करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको किसी काम का बनाने का आदेश दिया गया है, और यह मेरा पसंदीदा तरीका है। क्रूर जरूर है, लेकिन असरदार है। उसने धीरे से सांस छोड़ी और हवा में उठते धुएं को देखते हुए आगे बात जारी रखी। अगर कभी नेक गुट तुम्हें पकड़ लेता है, तो मुमकिन है कि वे तुम्हें सुरक्षित जेल में भेजने से पहले 24 से 48 घंटे तक इसी तरह की एक हवालात में बंद रखेंगे। वो कुछ घंटे ही तुम्हारे भागने का एकमात्र मौका हो सकते हैं। तुम पहले ही 24 घंटे बर्बाद कर चुके हो, जिसका मतलब है कि तुम्हारा मौका हाथ से फिसल रहा है। वो फिर रुका, अपने शब्दों के भार को आत्मसात करने के लिए कमरे में इधर उधर टहलने लगा। अगर आप खतरे, आजादी और ताकत से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इस तरह के बुनियादी जीवन रक्षा कौशल न्यूनतम आवश्यकता है। मुझे पता है कि रोडोवा मिलिट्री अकादमी ने आपको उच्च सुरक्षा वाली कोठरियों से भागना नहीं सिखाया, लेकिन यहाँ ये पहला सबक है। वो टहलना बंद करके अपना पूरा ध्यान लियो पर केंद्रित करने लगा। उसकी आवाज दृढ़ और निर्णायक थी। ये तुम्हारे बारे में मेरी पहली राय है, और अगर तुम इसे अच्छा बनाना चाहते हो, तो अगले 24 घंटों में इस जेल से भाग निकलो। अगर तुम ऐसा करते हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी सलाह दूंगा जो तुम्हें अपने ऑरा प्रशिक्षण में एक अभूतपूर्व सफलता हासिल करने में मदद कर सकती है। अगर नाकाम रहे, तो मैं तुम्हारे साथ एक दयनीय आवारा की तरह ही व्यवहार करता रहूंगा। इसके साथ ही चार्ल्स ने धीरे धीरे अपनी कमर से मोटी चमड़े की बेल्ट खोली और एक ही झटके में उसे खींचकर अलग कर दिया। स्नैप! उसने बेल्ट को तेजी से खींचकर उसकी तनाव क्षमता का परीक्षण किया, फिर असहाय जोड़े की ओर बढ़ते हुए उसे अपनी हथेलियों के चारों ओर ढीला ढाला लपेटना शुरू कर दिया। अभी के लिए, जैसा वादा किया था, 100 कोड़े। पहले 24 घंटे कुछ न करने में बर्बाद करने के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे डंपी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और लियो चुपचाप खुद को तैयार करने लगा, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि आगे जो होने वाला है उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। धड़ाम! आह! हे पवित्र मेढक देवताओं के फूले हुए पेट की कसम, बहुत दर्द हुआ। डंपी चीखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि पहला कोड़ा जैकेट के नीचे उसकी कोमल हरी त्वचा पर पड़ा। धड़ाम! दया करो, मुझ पर दया करो, कमीने बेल्टधारी, मैंने पाप किया है। हाँ, लेकिन मैं तो बस एक छोटा, चिपचिपा प्राणी हूं जिसके पास संवेदनशील भावनाएं हैं और कोई जीवन बीमा नहीं है। वो पानी से बाहर निकली मछली की तरह अपनी जंजीरों में छटपटाते हुए चिल्लाया। धड़ाम! चार्ल्स, तुम पर लानत हो। उम्मीद है तुम्हारा सूप हमेशा ठंडा ही रहे और तुम्हारे मोजे कभी एक जैसे ना हो। डंपी ने नाटकीय अंदाज में चिल्लाते हुए, निराशा से करवट बदलते हुए कहा, मेरे उन बच्चों को बता देना जो कभी पैदा ही नहीं हुए कि मैं उनसे कितना प्यार करता था। इस बीच लियो ने अपने जबड़े कसकर बींचे रखे और अपनी आंखें सिकोड़ ली, ये सोचकर कि वो चार्ल्स को अपनी चीख या कराह सुनने की संतुष्टि नहीं देना चाहता। हर कोड़े के साथ उसका शरीर तनावग्रस्त होता गया। उसकी सांसें स्थिर और नियंत्रित रहीं, मानो वो इस तरह के दर्द से पहले से ही परिचित हो और इसे लंबे समय से अपने जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मान चुका हो। धड़ाम धड़ाम! लेकिन डंपी ने ऐसा नहीं किया था। हे भगवान, क्या इंसान इसे ही प्रशिक्षण कहते हैं? मुझे लगा था कि प्रशिक्षण में खिंचाव और हल्की फुल्की दौड़ शामिल होती है, न कि चमड़े के राक्षस द्वारा जिंदा छील दिया जाना। वो विलाप करते हुए बोला। उसका पूरा शरीर जेली की तरह कांप रहा था क्योंकि उसने भागने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। चार्ल्स बिना रुके लगातार वार करता रहा। उसका हाथ एक सुंदर, लगभग कलात्मक लय में चलता रहा और वह एक के बाद एक कोड़े मारता रहा। उसकी आंखों में क्रूर आनंद की चमक थी। अरे, अब वो सारी बहादुरी कहाँ गई? नन्हे मेढक, क्या तुम 5 मिनट पहले मेरी उंगली तोड़ने की धमकी नहीं दे रहे थे? उसने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। मैं तब जवान और नासमझ था, डंपी दर्द से कराहते हुए चिल्लाया। वह तो एक अलग ही डंपी था, एक भोला भाला, अनुभवहीन डंपी। कृपया शांति की बात करें। जब आखिरी कोड़ा मारा गया, तब तक मालिक और पालतू जानवर दोनों फर्श पर ढेर हो चुके थे। उनके शरीर पर निशान और दर्द थे। वे भारी सांसें ले रहे थे और हारे हुए लग रहे थे। चार्ल्स ने बेल्ट को अपने कंधे पर गिरा दिया, एक और सिगरेट जलाई और जैसे ही धुआं हवा में लहराने लगा, वो पागलों की तरह हंसने लगा। हा हा हा, मुझे तुम दोनों पसंद हो। तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुम में जोश है। और इतना कहते ही वो पागल आदमी मुड़ा और उसी दीवार से वापस चला गया जहां से वो आया था। उसके गायब होने के काफी देर बाद तक उसकी हंसी गूंजती रही और लियो को चुपचाप अपनी सांसें संभालने का मौका मिल गया। डंपी धीरे से सिसकते हुए बोला,
हे प्रभु, जिस दिन मैं इस चार्ल्स से अधिक बलवान हो जाऊंगा, उस दिन मैं इस अपमान का 1000 गुना बदला लूंगा। मैं हर हरी भरी और दलदली चीज की कसम खाता हूं, मैं ऐसा जरूर करूंगा। डंपी, मैं भी इस योजना में शामिल हूं। मुझे परवाह नहीं कि वह उप संप्रदाय प्रमुख है या संप्रदाय प्रमुख की पत्नी। मेरे पालतू को इस तरह पीटना किसी को अच्छा नहीं लगता। लियो ने भी इस बात का समर्थन किया, क्योंकि उसके मन में भी घृणा की भावनाएं जागृत हो रही थीं। अध्याय 412, पलायन, जेल की कोठरी, 25वां घंटा, लियो के दृष्टिकोण से। चार्ल्स के जाने के लगभग 1 घंटे बाद लियो ने आखिरकार भागने की एक दर्दनाक लेकिन तर्कसंगत योजना बनाई, जिसके लिए उसने पृथ्वी पर मौजूद प्रसिद्ध पलायन कलाकारों से प्रेरणा ली, जो अपने शरीर के जोड़ों को विस्थापित करके असंबद्ध बंधनों से बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। अगर मैं अपना कंधा उखाड़ सकता हूं, तो शायद मैं इन बंधनों से अपना एक हाथ निकाल सकूं, लियो ने सोचा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अगली हताश रणनीति को आजमाने का मन बना लिया था। डंपी, मेरे पास एक विचार है, देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। लियो बुदबुदाया और कमरे के किनारे की ओर लुढ़कने लगा। ठंडे फर्श पर अपने शरीर को धीरे धीरे घसीटता हुआ ले जा रहा था, और हर तनावपूर्ण हरकत के साथ माना लॉक की गई बेड़ियां हल्की सी खनक रही थीं। जब वह अंततः दीवार तक पहुंचा, तो उसने एक धीमी सी कराह निकाली। उसकी सांसें उथली और अनियमित थीं, क्योंकि उसने अपने शरीर को मोड़कर ऐसी स्थिति में लाया कि उसकी पीठ उसके पीछे की ठोस सतह से दब गई। इसके बाद अपनी एड़ियों को जमीन में गाड़ते हुए उसने खुद को सीधा करने के लिए पर्याप्त बल लगाने की कोशिश की, लेकिन दोनों हाथ पीछे फंसे होने और गुरुत्वाकर्षण केंद्र के अनियंत्रित रूप से बिगड़ जाने के कारण वह खुद को उठाने में असफल रहा और इसके बजाय एक बार फिर लड़खड़ा गया, ईंटों के बोरे की तरह पत्थर पर गिर पड़ा। अस्क, उसने निराशा में अपनी जीभ चटकाई। जबड़े को भींचते हुए उसने पूरी प्रक्रिया को फिर से आजमाया, लेकिन हर बार वही नतीजा निकला और वह एक हल्की सी धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर गया। हे प्रभु पिता, उसके बगल से एक दबी हुई कर्कश आवाज आई। मैं आपकी बेहद सुंदर मछली की तरह फड़फड़ाने की दिनचर्या में बाधा नहीं डालना चाहता, लेकिन शायद यही वह हिस्सा है जहां आप मुझे सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं। लियो ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और डंपी की आशा भरी ऊपर की ओर उठी हुई आंखों से मिलते ही उसकी एक आंख फड़क उठी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा वजन उठा सकते हो? लियो ने पूछा, जिस पर डंपी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। बिल्कुल कर सकता हूँ, हे प्रभु, मैं न केवल बहुत बलवान हूँ, बल्कि वफादार और थोड़ा नर्म भी हूँ, जो मुझे इस पूरे कक्ष में सबसे आरामदायक आधार बनाता है, डंपी ने तर्क देते हुए कहा और लियो की पीठ के नीचे अपने जेली जैसे शरीर को घुमाना शुरू कर दिया। जीवन के युद्ध क्षेत्र में मेरा शरीर आपका ट्रैम्पोलिन होगा। एक धीमी सी सहमति भरी आह के साथ लियो ने अपना वजन फिर से बदला, जिससे डंपी उसकी पीठ के नीचे और फर्श पर खुद को फंसा सके, और एक ही तेज सांस के साथ उसने अपने पैरों को जमीन पर जोर से दबाया और ऊपर की ओर झुका। डंपी के नरमप का उपयोग करके उसने इतनी गति प्राप्त की कि वह अपने घुटनों पर आगे की ओर झुक गया। गाह, इस हरकत से उसके शरीर के निचले हिस्से पर असहनीय दबाव पड़ा, लेकिन अंततः अपने पैर की उंगलियों को मोड़कर और आगे की ओर झुककर वह अपने शरीर को सीधा करने में कामयाब रहा, और अंत में एक जोरदार छलांग के साथ वह खड़ा हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि यह काम करेगा, डंपी उसके नीचे हौंफते हुए बोला। आधा चपटा हो चुका था लेकिन फिर भी गर्व से भरा हुआ था। लियो ने अपनी सांसों को स्थिर करने के लिए कुछ क्षण लिए। उसे अपने पैरों और शरीर के निचले हिस्से में जलन महसूस हो रही थी और उसके माथे पर पसीना जमा हो रहा था। स्थिर होने के बाद वह दीवार से कुछ कदम दूर उछलने लगा, थोड़ा सा मुड़कर ताकि उसका बायां कंधा दीवार की ओर हो जाए, और उसने शांत दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये हिस्सा सुखद नहीं होने वाला था, लेकिन वह कल चार्ल्स को दूसरी बार उसे कोड़े मारने नहीं देने वाला था, और इसलिए इस योजना के प्रति अपनी व्यक्तिगत घृणा के बावजूद उसने हिम्मत जुटाकर इसे पूरा करने का फैसला किया। सांस अंदर ले लियो ने अपनी सांसें तान ली और दर्द सहने के लिए खुद को तैयार किया। फिर अपने शरीर को मोड़ते हुए आगे की ओर छलांग लगाई और अपनी पूरी ताकत से अपने कंधे को पत्थर की दीवार से टकरा दिया, जितनी ताकत उसकी नियंत्रित काया पैदा कर सकती थी। धड़ाम, उसकी बाईं ओर तेज दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके पैर लड़खड़ा गए, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा रहा। उसने अपने दांत इतनी जोर से भींचे हुए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वे टूट जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ये फिर से इंसानों को दर्द देने वाली चीजों में से एक है ना? डंपी घबराकर हौंफने लगा। अब पूरी तरह से सतर्क होकर वो वहीं पर छटपटाने लगा। हे प्रभु, आप जानबूझकर खुद को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? उसने पूछा, लेकिन लियो ने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक बार फिर से तैयार होकर
अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को थोड़ा नीचे करते हुए अपने कंधे के बल एक बार फिर दीवार से टकरा गया। तारांकन दरार। इस बार कुछ गड़बड़ हो गई। उसके कंधे के जोर से हिंसक रूप से अलग होने पर एक भयानक आवाज गूंज उठी, जिससे उसके धड़ में बिजली के झटके जैसा दर्द दौड़ गया। फिर भी दर्द के बावजूद लियो ने अपने गले में धीमी सी गुर्राहट भरी और धीरे धीरे दर्द से कराहते हुए अपनी कोहनी को अंदर की ओर घुमाना शुरू कर दिया। अपनी कलाई को बंधन के फंदे से निकालते हुए अंत में हौंफते हुए उसने एक हाथ को मुक्त कर लिया। डर और विस्मय से डंपी की आंखें चौड़ी हो गईं। लिथोस के दलदलों के मैंग्रोव के पास। भगवान पिता, आपने निश्चित शरीर विकृति जादू का उपयोग करके भाग निकले हैं। डंपी, कृपया एक पल के लिए मौन रहें, लियो ने दांत बींचते हुए जवाब दिया और अपनी बांह को दीवार पर धकेलते हुए एक दबी हुई सी आवाज के साथ अपने कंधे को वापस अपनी जगह पर लाने की कोशिश की। क्या आपको यकीन है कि आप आधे मेंढक नहीं हैं? हे प्रभु, ये करतब तो मैं केवल मेंढकों को ही करते हुए देख सकता हूँ। नहीं डंपी, मुझे यकीन है कि मैं मेंढक नहीं हूँ, लियो ने जवाब दिया और एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने अपने दाहिने कंधे के साथ वही प्रक्रिया दोहराई, इस बार अधिक कुशलता से, क्योंकि उसे आवश्यक कोण और दबाव का सही अंदाजा हो गया था। 1 मिनट से भी कम समय में उसकी दोनों भुजाएं उसके बगल में लटक गईं, चोटिल और आंतरिक रूप से घायल, लेकिन बंधनों से मुक्त, क्योंकि लियो अब ढीले बंधनों से बाहर निकल गया और उसने महसूस किया कि लंबे समय से दबी हुई माना शक्ति उसकी नसों में फिर से जंगल की आग की तरह शुष्क झाड़ियों में फैलने लगी है। उसकी उंगली पर मौजूद भंडारण अंगूठी से हल्की सी रोशनी निकली और उसने एक घुमावदार खंजर को अपने हाथ में ले लिया। फिर डंपी की बेड़ियों की ओर मुड़ने से पहले उसने खंजर का वजन अपनी हथेली पर महसूस किया। ऊर्जा के तीव्र प्रवाह के साथ उसने डार्क ब्लेड को सक्रिय किया, खंजर की धार को स्पंदित छाया के आवरण से ढक दिया और छोटे मेढक के अंगों के चारों ओर लिपटे हुए परतदार बंधनों को साफ सुथरा काट दिया। चल दर। डंपी तुरंत खुशी से उछल पड़ा। मैं फिर से जीवित हो गया, उसने हवा में घूमते हुए घोषणा की और तुरंत पेट के बल जमीन पर गिर पड़ा। ये सबको बता दो कि प्रभु पिता ने अपने वफादार घोड़े को अत्याचार की जंजीरों से मुक्त कर दिया है, और इस कृपा के लिए मैं, डंपी, उनका सदा आभारी रहूंगा। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। लियो ने बुदबुदाते हुए दीवार की ओर मुड़ा और अपनी अंगूठी से 3 और खंजर निकालकर उन्हें पत्थर में बराबर अंतराल पर गाड़ दिया, जिससे उसने चढ़ने के लिए अस्थायी पायदान बना लिए। शीर्ष के करीब पहुंचकर वो एक मजबूत जाली से ढके छोटे से द्वार तक पहुंचा और डार्क ब्लेड के एक और वार से उसे चीर डाला, जिससे स्टील उसकी दूषित धार के नीचे मक्खन की तरह पिघल गया। आखिरी बार जोर लगाकर उसने खुद को ऊपर उठाया और बाहर निकल आया, अपनी बाहों से किनारे को कसकर पकड़े हुए था, जबकि डंपी एक चिपचिपे बैग की तरह उसकी पीठ से चिपका हुआ था, और इस तरह दोनों आखिरकार उस कैद से मुक्त हो गए। आखिरकार आजाद हो गया। ओह नहीं, डंपी ने घोषणा की और फिर अचानक जम गया, क्योंकि उसके सामने का भयावह दृश्य पूरी तरह से सामने आ गया था। उनके सामने सैनिकों से भरी बैरकें थीं, घूमने वाले बुर्जों पर तैयार और तैनात माना तोपें थीं, ऊपर निगरानी ड्रोन उड़ रहे थे और वर्दीधारी सैकड़ों सैनिकों से भरे प्रशिक्षण मैदान थे, जो सभी किलेबंद दीवारों और पहरेदार मीनारों से घिरे हुए थे। ये क्या बकवास है? डंपी के धीमी सी कराहने पर लियो ने धीरे से बुदबुदाते हुए एक बार पलकें झपकाईं। रिबिट, अरे नहीं, मुझे लगता है हम जेल से निकलकर युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। प्रभु पिता, मुझे लगता है अगला कदम इन सबको मार डालना है। लेकिन चिंता मत करो, मुझे लगता है मैं इन 99% कीटाणुओं से निपट सकता हूँ, उन्होंने लियो को आश्वस्त किया, जबकि लियो उलझन में इधर उधर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। अध्याय 413। वो दुनिया जिसमें उसने कदम रखा है। जैसे ही लियो ने छत पर चारों ओर नजर डाली और अपने नीचे फैले सैन्य परिसर को देखा, वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि चार्ल्स उसे आखिर कहाँ ले गया है। तभी अचानक ऊपर आकाश में एक जोरदार विस्फोट ने उसे उसके विचारों से झकझोर दिया। धमाका लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर उसके सिर के ठीक ऊपर एक यान में विस्फोट हुआ। उसका धातु का ढांचा आतिशबाजी की तरह फट गया और जलते हुए टुकड़े हर दिशा में फैल गए, जिससे ऊपरी वायुमंडल में मलबा बिखर गया, मानो मरती हुई मशीनों से बनी उल्कापिंडों की बारिश हो रही हो। घने मन युक्त वातावरण में धीरे धीरे घुमावदार चापों में नीचे गिरते हुए बिखरे हुए अवशेषों को देखकर लियो अपनी आंखें सिकोड़ने और यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि अब तक उसे पंथ के धार्मिक गुट के साथ सीमा युद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लियो स्काईशेड। उसी क्षण एक आवाज ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसके बाईं ओर एक सुगठित व्यक्ति खड़ा था, जिसने किनारों पर पन्ना रंग की किनारी वाला चिकना काला कवच पहन रखा था।
उसकी पिंडलियों के चारों ओर भारी लड़ाकू जूते कसकर बंधे थे और उसके जबड़े के चारों ओर संचार उपकरणों की एक मोटी पट्टी लिपटी हुई थी। कमांडर चार्ल्स ने मुझे छत पर नजर रखने के लिए कहा था, कहीं तुम भाग न जाओ, उस आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, मानो उसे इस नतीजे की पहले से ही उम्मीद थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम बच निकले तो मैं तुम्हें सीधे उनके पास ले आऊं। लियो अजनबी की ओर मुड़ा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी क्योंकि उसकी निगाहें उस आदमी के हावभाव और चोटिल जबड़े पर घूम गईं। उसने उसके उपकरणों की सटीकता और उसकी आवाज की संक्षिप्त लय पर ध्यान दिया और फिर एक संक्षिप्त सिर हिलाया। मेरा नाम लेफ्टिनेंट बाट है, उस व्यक्ति ने अपनी छाती पर बने प्रतीक चिन्ह को 2 उंगलियों से छूते हुए कहा। तुम आ रहे हो? डंपी ने लियो के कंधे के पीछे से झांका, उसकी चिपचिपी आंखें सिकुड़ी हुई थी और नथुने फड़क रहे थे। मैं इनकार करता हूं, मेढक ने स्पष्ट रूप से कहा। मुझे ऐसे किसी पर भरोसा नहीं है जो कमर पर इस तरह बेल्ट बांधे रखता है। बेल्ट का मतलब कोड़े मारना होता है, और मैं अभी भी एक गंभीर सदमे से उबर रहा हूं। लियो ने धीरे से सांस छोड़ी, छोटे मेढक की नाक पर हल्के से झटका दिया और फिर उसे अपने कंधे पर थोड़ा और ऊपर उठा लिया। वह भी आ रहा है, लियो ने बुदबुदाते हुए चलना शुरू किया, जबकि बाट ने केवल मुस्कुराकर अपनी एड़ी घुमा ली। वे एक संकरे रास्ते पर चले जो कमांड टावर को नीचे बैरक से जोड़ता था, लेकिन लियो की निगाहें बार बार ऊपर की ओर उठती रहीं, जो ऊपरी आकाश में टिमटिमाती रोशनी की चमक की ओर बार बार आकर्षित हो रही थी। एक और विस्फोट ने आकाश को हिला दिया क्योंकि एक दूसरा दुश्मन पोत जलते हुए सर्पिल में राख में तब्दील हो गया। उसके अवशेष ग्रह के वायुमंडल के ऊपर एक दूसरे आकाश की तरह मंडराते हुए प्रकाश के झिलमिलाते गुंबद से हानिरहित रूप से टकराकर वापस उछल गए। यह क्या है? लियो ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए पूछा, क्योंकि रोशनी एक बार फिर इंद्रधनुषी रंगों में चमक उठी। आसमान में फैली वो चमकती परत, क्या वो किसी तरह की बाधा है? बाट ने थोड़ा अविश्वास भरी नजर से अपने कंधे के ऊपर से देखा, मानो सवाल ने ही उसे चौंका दिया हो। क्या तुम सच कह रहे हो? ये ग्रहीय माना अवरोध है, उसने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। ये पंथ की सबसे बेहतरीन रक्षा तकनीकों में से एक है। 99% दुश्मन जहाज खुद को उड़ाए बिना इसे पार नहीं कर सकते। लियो कुछ देर और चुपचाप देखता रहा, उसकी आंखें उस धुंधली जाली जैसी आकृति का पीछा करती रहीं जो अवरोध के माध्यम से लहरों की तरह फैल रही थी। तभी एक और दुश्मन जहाज उससे टकराया और एक चमकदार सफेद रोशनी में तुरंत वाष्पीकृत हो गया। अगर वे इसे पार नहीं कर सकते तो सीधे इसमें क्यों उड़ रहे हैं? और आखिर यहां हो क्या रहा है? लियो ने पूछा। तभी लेफ्टिनेंट ने उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना बेखबर कैसे हो सकता है। लेकिन लियो के चेहरे पर वास्तविक भ्रम और उसके लहजे में गंभीरता को देखते हुए उसने धीरे से सांस छोड़ी और समझाना शुरू कर दिया। ये जुपिटर है, जो पंथ के 3 सीमावर्ती ग्रहों में से एक है जो धार्मिक गुट के साथ हमारी सीमा बनाते हैं। इस ग्रह से परे बाहर का सारा अंतरिक्ष दुश्मन के नियंत्रण में है और हमारे पीछे का सारा इलाका पंथ का क्षेत्र है, बाट ने कहना शुरू किया, और लियो ने सहमति में सिर हिलाया। पिछले कुछ दशकों से यहाँ अपेक्षाकृत शांति थी। हालांकि जब से द कल्ट ने स्काई गॉड एरिना में धूम मचाई है, सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। हमारे पास धर्मी गुट की तुलना में कहीं अधिक उन्नत तकनीक है, हालांकि उनके पास खर्च करने के लिए कहीं अधिक संसाधन है। इसलिए हर दिन वे हमें ग्रह के चारों ओर सुरक्षात्मक माना शील्ड को लगातार चालू रखने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे हमारे रणनीतिक माना स्टोन भंडार समाप्त हो जाते हैं, जबकि वे अपने निम्न श्रेणी के जहाजों को हमारी शील्ड से टकराकर खत्म कर देते हैं। लेफ्टिनेंट ने समझाया, और उन्होंने एक और यान की ओर इशारा किया जो बैरियर से टकराकर धूल में बदल गया था। वो जहाज जो अभी अभी उड़ा है, वो वैसे भी कबाड़ है। अगर हम उसे आने भी दें तो शायद वो 2 इमारतों को भी गिराने से पहले ही मार गिराया जा सकेगा। वे सभी कम से कम 40-50 साल पुराने हैं और सेवामुक्त होने की कगार पर है, लेकिन धर्मी गुट के वे मूर्ख लोग उन्हें यहां भेज देते हैं ताकि हम चैन से सो न सकें। फिलहाल हमारे पास ढाल को चालू रखने के लिए केवल 12 दिनों के लिए ही माना स्टोन बचे हैं, लेकिन अगर पंथ हमें लगातार इनकी आपूर्ति करता रहे तो हम काफी लंबे समय तक टिक सकते हैं, लेफ्टिनेंट ने कहा। और तभी लियो को इस बात का एहसास होना शुरू हुआ। यह कोई वीआर सिमुलेशन या मध्ययुगीन किलों और छोटे मोटे इलाकों पर लड़ा गया कोई महिमामंडित गिल्ड युद्ध नहीं था, यह एक असली युद्ध क्षेत्र था। यहाँ कोई रिस्पॉन नहीं था, न ही कोई अत्यधिक शक्तिशाली बफ्स थे और न ही गेम डेवलपर स्क्रीन के पीछे से मैच को संतुलित कर रहे थे।
यहाँ अनुसंधान, कमान केंद्रों, प्रशिक्षित डिवीजनों और सुव्यवस्थित आपूर्ति लाइनों, स्टील प्लेटेड हवाई तोपों और कक्षीय घेराबंदी का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए बहुस्तरीय रक्षा बुनियादी ढांचे के साथ युद्ध लड़े गए। और हालांकि उसने खेल की दुनिया में कई युद्ध होते देखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। ये युद्ध अव्यवस्थित नहीं था, ये सुनियोजित था। ये यश की लड़ाई नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। और पंथ में शामिल होने के बाद पहली बार लियो को ठीक ठीक समझ में आने लगा कि वह किस तरह की दुनिया में कदम रख चुका है। एक ऐसी दुनिया जहां आप एक कमजोर व्यक्ति थे जो उस दबंग के खिलाफ अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे जिसके पास मामूली परिणामों के लिए ढेर सारा पैसा लुटाने को था। खैर, मुझे कहना होगा, वह ढाल वाकई बहुत शानदार चीज है। लियो ने उस सुरक्षा कवच की कार्यक्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा और मन ही मन उसके निर्माता की तारीफ की। अगर और कुछ नहीं तो उस पंथ के पास निश्चित रूप से कुछ प्रतिभाशाली लोहार काम कर रहे थे जो इस तरह की महत्वपूर्ण तकनीकों का उत्पादन करने में सक्षम थे, और ये लियो की नज़र में प्रशंसनीय बात थी। कदम कदम लेफ्टिनेंट लियो को ऊपरी डेक से होते हुए धातु की सीढ़ियों की एक छोटी उड़ान से ऊपर ले गए, जो दूर क्षितिज की ओर मुख किए एक अवलोकन मंच पर खुलती थी, जहां चार्ल्स दोनों हाथों को लापरवाही से अपनी जेब में डाले अकेले खड़े थे। उनकी निगाहें ऊपर स्थित अवरोध पर टिकी हुई थीं। मैंने उन्हें अनुरोध के अनुसार यहां लाया है, बार्ट ने संक्षिप्त और सम्मानजनक स्वर में कहा। चार्ल्स ने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस चोटिल और बुरी तरह घायल दोनों लोगों पर एक नजर डाली और फिर अपनी नजरें अपने कोट से लटकती हुई चिकनी जेब घड़ी पर झुका ली। अगर तुम लोग 2 घंटे पहले भाग निकले होते, उसने अपने होठों को हल्का सा मोड़ते हुए कहा, तो तुम्हें इस तरह कोड़े नहीं खाने पड़ते, जानते हो। वह रुका, फिर अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर एक बार फिर हंसा। उसकी आवाज दूर की गड़गड़ाहट की तरह छत पर गूंज उठी और लियो की बाईं आंख गुस्से से फड़क उठी। क्या इस पंथ ने मुझे सिखाने के लिए इसी मूर्ख को नियुक्त किया है? लियो ने सोचा और अपनी मुठियां भींचते हुए एक गहरी सांस छोड़ी ताकि उसका गुस्सा उस पर हावी न हो जाए। अध्याय 414 मूल्यवान मार्गदर्शन, सक्रिय सैन्य अड्डा, ग्रह जुक्त लियो के दृष्टिकोण से। चार्ल्स के बचकाने अपमानों को नजरअंदाज करते हुए लियो उसके सामने दोनों हाथ पीछे बांधकर सीधा खड़ा था। उसकी निगाहें उस आदमी पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था, मानो वो उसे कुछ और बेतुका कहने की चुनौती दे रहा हो। आपने कहा था कि अगर मैं 24 घंटे के भीतर भाग निकला तो आप मेरी आभा प्रशिक्षण में मदद करेंगे। खैर, मैं भाग निकला हूं, लियो ने तीखे स्वर में कहा। उसका लहजा शांत लेकिन स्पष्ट था, और चार्ल्स ने अपनी हंसी रोककर लड़के के चेहरे पर दिख रहे हठ और अवज्ञा को ध्यान से देखा। ठीक है, श्रीमान ईमानदार, चार्ल्स ने अंततः नरमी दिखाते हुए अपने कोट से काल्पनिक धूल झाड़ी और होठों पर एक हल्की मुस्कान बिखेरी। चूंकि आज सुबह मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं अपना वादा निभाऊंगा। इतना कहकर उसने लेफ्टिनेंट बार्ट को जाने का इशारा किया और लापरवाही से लियो के कंधे पर हाथ रख दिया। अपनी उंगलियों को डंपी के सिर के ठीक ऊपर मंडराने दिया। छूने के बेहद करीब आ गई, लेकिन चिपचिपी सतह को छूने से ठीक पहले रुक गई। चलो, बस थोड़ा और नीचे, मेरी त्वचा का जहर तुम्हारी उन घटिया उंगलियों को पिघला दे, डंपी ने मन ही मन खुशी से सोचा। उसकी उभरी हुई आंखें उम्मीद से फड़क रही थीं क्योंकि वो हवा में लटकते हाथ को घूर रहा था और चुपचाप प्रार्थना कर रहा था कि चार्ल्स वो शानदार गलती कर बैठे। इससे पहले कि मैं आपको आभा के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि बताऊं, मुझे बताएं कि आपने अब तक क्या समझा है। चार्ल्स ने लियो को धीरे से आगे बढ़ाते हुए कहा और उसे पहले बोलने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि कहां से शुरू करना है। सांस एक लंबी और जानबूझकर सांस छोड़ते हुए लियो ने यह समझाना शुरू किया कि वह वर्तमान में 7-फोल्ड रिवलेशन कोडेक्स का अध्ययन कर रहा है और अब तक 7 मूलभूत आभा रंगों में से 6 का पता लगाने में कामयाब रहा है, जिससे चार्ल्स आश्चर्य से अपनी दोनों भौहें ऊपर उठा बैठा। वो पूरी तरह से प्रभावित था। हालांकि उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन बूढ़े कमांडर के मन में सचमुच आश्चर्य की एक झलक कौंध गई, क्योंकि वह जानते थे कि उन सातों को समझने में उन्हें 50 से अधिक वर्षों का समर्पित प्रशिक्षण और मौत के अनगिनत अनुभव लगे थे। फिर भी लियो उनके सामने अपनी यात्रा के मुश्किल से 1 साल बाद खड़ा था और पहले मार्ग के अंत के करीब पहुंच चुका था। ठीक है, मैं आपको ठीक नहीं बता सकता कि अंतिम रंग कैसा दिखेगा, चार्ल्स ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मानो वह अपने शब्दों को सावधानीपूर्वक तौल रहा हो, क्योंकि आभा हर किसी के लिए एक ही तरह से प्रकट नहीं होती। ये ब्रह्मांड के बारे में आपकी व्याख्या से जुड़ी है। लेकिन आपने जिन 6 की पहचान कर ली है, उनके आधार पर, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं शर्त लगा सकता हूं कि आखिरी जो आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो हरा है। चार्ल्स ने सब कुछ सरल, आसानी से समझ में आने वाले शब्दों में समझाया।
उनके भाषण में न तो कोई नाटकीय ठहराव था, न ही कोई गूढ़ उपमाएं छिपी थीं, जैसा कि अधिकांश उच्च स्तरीय योद्धा पसंद करते थे। चार्ल्स ने सीधे सीधे एक आम आदमी की तरह सब कुछ स्पष्ट कर दिया। हरा रंग देखना सबसे मुश्किल रंगों में से एक है, उन्होंने अपनी ठुड्डी पर उंगलियां फेरते हुए पुरानी यादों में खोते हुए कहा। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैंने इसे अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही देखा है। वो एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोलने लगा। मैंने इसे एक बचाव अभियान के दौरान देखा था, उसने धीमी आवाज में कहा, जिसमें हल्की सी श्रद्धा झलक रही थी। हमें दुश्मन की सीमा के पीछे फंसे एक असाधारण स्तर के ऑपरेटिव को निकालने के लिए भेजा गया था। उसे पंथ के लिए कुछ बेहद जरूरी चीज लाने का काम सौंपा गया था, कुछ ऐसा जो अनमोल है। चार्ल्स का लहजा थोड़ा सख्त हो गया, उसके शब्द अधिक सधे हुए और सोच समझकर बोले जाने लगे। हर अक्षर स्मृति से ओतप्रोत था। लेकिन जब तक हमने उसे पाया, तब तक वो आदमी बुरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था। उसकी छाती पर गहरे घाव थे, अंग कटे हुए थे, आंतें बाहर निकल रही थी। फिर भी वो सांस ले रहा था, मानो मौत भी उसे अपने वश में करने में असमर्थ हो। वो जीवन से चिपटा हुआ था। और तभी चार्ल्स ने धीमी आवाज में कहा, मैंने हरा रंग देखा। उनकी आंखें पल भर के लिए धुंधली हो गईं, वे उस स्मृति में खो गए। और उस आदमी ने इन सब के बावजूद मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, कमांडर, चिंता मत कीजिए, मैं नहीं मरूंगा। चार्ल्स ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, उनके हावभाव में गर्व झलक रहा था, मानो वह किसी शहीद साथी को श्रद्धांजलि दे रहे हों। उन्होंने धीरे धीरे कहा, मेरा मानना है कि उस क्षण उनके मन में जो भावना थी, वह जीने की शुद्ध, अटूट इच्छा थी। ये लंबे समय तक जीने की सतही इच्छा नहीं थी, न ही मृत्यु से बचने की सहज प्रवृत्ति थी, नहीं, यह इन सबसे कहीं अधिक गहरी भावना थी। इसे डर या घबराहट में जान बचाने की बेताबी से मत मिलाए, यह वैसा नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो केवल दुर्लभतम पुरुषों के पास होता है। अब उनकी आवाज में तीखापन आ गया, मानो वे अपने अगले शब्दों के महत्व पर जोर देने की कोशिश कर रहे हों। वो सैनिक एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जहां अधिकांश लोग दया की भीख मांगते, जहां दर्द ही किसी कमजोर आत्मा को निरंतर पीड़ा सहने के बजाय मृत्यु चुनने के लिए विवश कर देता। एक ऐसा मुकाम जहां आम आदमी हार मान लेता, कायरता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी इच्छा शक्ति टूट जाती। लेकिन वो नहीं, उस आदमी ने सब कुछ सहा, अपनी अटूट इच्छा शक्ति से, सिर्फ मरने से इनकार करने की ताकत से, वो चलता रहा। चार्ल्स कुछ पल के लिए चुप हो गया, उस विचार को समझने का समय दिया, फिर दोबारा बोला, मैं इसे पूरी स्पष्टता से समझा नहीं सकता, कोई भी नहीं समझा सकता। इसे समझने के लिए आपको इसे स्वयं अनुभव करना होगा। लेकिन अगर मुझे इसे संक्षेप में बताना हो तो मैं कहूंगा कि हरा रंग मृत्यु को सीधे चुनौती देता है। ये जीवन की सबसे हठी और अडिग आभा का प्रतीक है। उसने हल्की सी मुस्कान दी, जिसमें उदासी और सम्मान दोनों झलक रहे थे। हमें वापस लाने के बाद वो सैनिक 2 दिन और जीवित रहा, और मैं आज भी कसम खाकर कहता हूं कि जब तक उसके शरीर से वो पन्ना जैसी हरी आभा पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, तब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। जब तक वो हरी बत्ती उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, मौत भी उसे छू नहीं सकती थी। ये शब्द सुनकर लियो की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि चार्ल्स उसे इतनी मूल्यवान चीज इतनी सहजता से सिखाएगा, जबकि जिद्दी कोडेक्स उसे ये भी संकेत नहीं दे रहा था कि उसे क्या खोजना चाहिए। वो अभी भी इस अवधारणा को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, और शायद इसे स्वयं देखकर ही वो समझ पाएगा कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है। हालांकि कम से कम अब उसके पास एक मोटा मोटा दिशा तो थी जिस ओर वो देख सकता था। उसके संयोगवश किसी ऐसे मरणासन व्यक्ति से टकराने की संभावना बहुत कम थी जिसमें जीने की जबरदस्त इच्छा शक्ति हो। हालांकि अब जब उसे पता चल गया था कि उसे क्या ढूंढना है, तो वह सक्रिय रूप से अस्पतालों और अन्य संस्थानों का दौरा कर सकता था जहां अक्सर लोग मृत्यु के कगार पर पाए जाते थे, ताकि इधर उधर बेतरतीब ढंग से घूमने की तुलना में हरे रंग को देखने की उसकी संभावना बढ़ सके। बस ये छोटी सी जानकारी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थी। अरे बाप रे, ये बेवकूफ दिखने में तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन जब वो गंभीर होता है तो काफी ज्ञानी होता है। हो सकता है मैंने उसके बारे में जल्दबाजी में राय बना ली हो। शायद मैं उनसे कुछ सीख सकता हूँ। लियो ने थोड़ा सा सिर झुकाते हुए सोचा। धन्यवाद, उसने सच्ची कृतज्ञता के साथ कहा, और चार्ल्स एक बार फिर जोर से हंसने लगा। एक आभारी छात्र, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कोई छात्र मिलेगा। हा 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 हा। चार्ल्स हंस पड़ा, मानो ये जीवन की उन चीजों में से एक थी जिसका अनुभव करने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप कोडेक्स सीखने में कितना आगे बढ़ चुके हैं? लियो ने पूछा, और चार्ल्स अपनी हंसी को एक पल के लिए रोककर फिर से जोर से हंसने लगा।
हा 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 हा, अरे वाह, सेवन फोल्ड रिवलेशन कोडेक्स ही ब्रह्मांड में एकमात्र ऑरा मेडिटेशन तकनीक नहीं है। हालांकि लगभग सभी ऑरा मेडिटेशन तकनीकों की पहली परत 7 बुनियादी रंगों को समझना है। मैं जिस तकनीक का अनुसरण कर रहा हूं, वो वही तकनीक है जो छोटे भाई सोरोन को सिखाई गई थी। जो तकनीक तुम सीख रहे हो वो बड़े वाले केलित से है, चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कहा और लियो के बालों को सहलाते हुए आकाश की ओर इशारा किया। आसमान में उस सफेद बादल को देखो, चार्ल्स ने इशारा किया, और लियो और डंपी दोनों ने उसी ओर देखा जहां वह इशारा कर रहा था। तभी चार्ल्स ने उनके दबाव बिंदुओं पर प्रहार करके उन्हें तुरंत बेहोश कर दिया। हा 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 हा, बिल्कुल बेवकूफ। चार्ल्स हंसते हुए उन दोनों को अपने कंधे पर उठाकर दूसरी जेल की इमारत की ओर ले गया, जहां वे जागेंगे और फिर से भागने की कोशिश करेंगे, इस बार अलग परिस्थितियों के साथ। अध्याय 415, परिषद की बैठक का प्रारंभ। एक सप्ताह बाद प्लेनेट फ्रॉस्टबर्न वार्षिक एल्डर्स समिट। जहां एक और लियो और डंपी को हर दिन एक नई जेल जैसी व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, वहीं अंततः वार्षिक बुजुर्ग शिखर सम्मेलन का बहुप्रतीक्षित समय आ गया। इस शिखर सम्मेलन पर बहुत कुछ निर्भर था, क्योंकि सभी 12 बुजुर्गों के बीच एक अनकही समझ थी कि इस बैठक में इस बात पर आम सहमति बन सकती है कि अगला ड्रैगन कौन होगा। सीटी फ्रॉस्टबर्न ग्रह की ठंडी, कष्टदायक हवाएं 12वें एल्डर के पास से सीटी बजाती हुई गुजरी, जब वो परंपरा के अनुसार छिपे हुए प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे। खैर, धिक्कार है, मुझे पता है कि वर्षों पहले बुजुर्गों को यह आशंका थी कि एक दिन धर्मी गुट द्वारा इस पंथ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा, और हमारे पास हर साल इकट्ठा होने के लिए कोई दूसरा सुरक्षित स्थान नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने हर साल इस दिन फ्रॉस्टबर्न जाने और गुप्त सुरंगों से होते हुए मिलन स्थल तक पहुंचने की यह परंपरा शुरू की। लेकिन धिक्कार है, मुझे हर साल यहां आना कितना बुरा लगता है। नॉयर ने बर्फ और तेज हवाओं के बीच लड़खड़ाते हुए चलते हुए खुद से बुदबुदाया। अंततः वो छिपे हुए प्रवेश द्वार तक पहुंच गया, और फिर अपनी स्मृति के अनुसार सुरंग की भूलभुलैया में सभी सटीक मोड़ लेते हुए अंततः बैठक कक्ष में पहुंच गया, जहां वह पहुंचने वाला अंतिम बुजुर्ग था। प्रथम स्वामी, द्वितीय स्वामी, उन्होंने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा, दोनों वरिष्ठतम पदों को नाम से संबोधित करते हुए। शेष सदस्यों को केवल मौन अभिवादन किया और चुपचाप काले ओब्सीडियन टेबल के अंतिम छोर की ओर बढ़ गए, जहां वे अपनी सीट पर ठीक उसी समय बैठ गए जब परिषद की बैठक अंततः शुरू हुई। सभी लोग शांत रहें, आज हमें बहुत सारे कार्यों पर चर्चा करनी है, इसलिए बेहतर होगा कि हम अनावश्यक आंतरिक चर्चा से बचें और हंगामे को कम करने का प्रयास करें। इस बैठक के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि केवल वही व्यक्ति जिसे मैं बोलने का अधिकार देता हूं, परिषद को संबोधित करने के लिए खड़ा हो सकता है, जबकि अन्य सभी को मौका मिलने तक चुप रहना होगा। प्रथम बुजुर्ग ने अपने मुखौटे के पीछे से कमरे में उपस्थित सभी अन्य बुजुर्गों से आंखें मिलाते हुए बोलना शुरू किया। जो भी मेरे प्रस्ताव के पक्ष में है, कृपया अपना दाहिना हाथ उठाकर अपना समर्थन दिखाएं, उन्होंने कहा, और 12 बुजुर्गों ने एक साथ अपने हाथ उठाकर यह दिखाया कि वे सभी उनके विचार से सहमत हैं। हालांकि मन ही मन वे सभी जानते थे कि बैठक शुरू होने के 5 मिनट के भीतर ही माहौल गर्मा गया और इस प्रस्ताव पर अमल नहीं होने वाला था। बहुत अच्छा, तो मैं बोलने का पहला अधिकार चौथे बुजुर्ग को देता हूं, जिन्होंने सत्र से पहले मुझे सूचित किया था कि वे परिषद को पहले संबोधित करना चाहते हैं। पहले बुजुर्ग ने घोषणा की और चौथे बुजुर्ग को बोलने का इशारा किया। चौथे बुजुर्ग ने धीरे धीरे उठकर प्रथा के अनुसार पहले बुजुर्ग के प्रति औपचारिक सम्मान व्यक्त करते हुए सिर झुकाया, हालांकि इस भाव में किसी भी प्रकार की वास्तविक विनम्रता का अभाव था। धन्यवाद, प्रथम बुजुर्ग, उन्होंने सावधानीपूर्वक संयमित स्वर में कहा, जिसमें उस प्रकार की विनम्रता झलक रही थी जो वास्तविक से अधिक दिखावटी लग रही थी। आज मैं 2 महीने पहले आयोजित आपातकालीन परिषद सत्र के दौरान हुई चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा, जहां हमने अगले ड्रैगन के चयन की शर्तों को अंतिम रूप दिया था। यदि किसी को ये बात याद नहीं है, तो मुझे दोहराने दीजिए कि उस समय प्रस्तुत परिस्थितियों के आधार पर 2 प्रमुख उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा था। पहला नाम लियो स्काईशिट का था, जिसे 12वें एल्डर ने आगे बढ़ाया था, जिसे ड्रैगन की उपाधि अर्जित करने के लिए पंथ के खोए हुए स्क्रॉल को पुनः प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया था। और दूसरा मेरा अपना नामांकित व्यक्ति एगॉन वेयर था, जिसे इसी सम्मान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए इन 2 महीनों के भीतर ट्रांसेंडेंट टियर तक पहुंचने की चुनौती दी गई थी। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वही ने उस सौदे के अपने हिस्से को पूरा कर लिया है और महज 23 वर्ष की आयु में सफलतापूर्वक ट्रांसेंडेंट टियर को पार कर लिया है, जिससे वह इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। चौथे एल्डर ने घोषणा की, जैसे ही कक्ष में ओब्सीडियन टेबल पर मुठियों की तेज लयबद्ध थपथपाहट गूंजी,
जो उनकी सर्वसम्मत स्वीकृति का संकेत थी। हालांकि परिषद ने लियो स्काईशेड को स्क्रॉल को वापस लाने के लिए 6 महीने का समय दिया था, जिसमें से 4 महीने अभी भी बाकी हैं, लेकिन मेरी समझ से 12वें एल्डर ने लड़के की मदद से स्क्रॉल को वापस लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वे इसे घर लाने में असफल रहे। मिशन रिपोर्ट के अनुसार, मैं सहमत हूं, जिसे आप सभी सज्जनों ने अवश्य पढ़ लिया होगा। लड़के ने वाकई सराहनीय प्रदर्शन किया, और मिशन की विफलता में उसकी कोई गलती नहीं है। असल बात तो यही है कि उस पंथ के पास वह पांडुलिपि नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि अगले 4 महीनों में इस स्थिति में कोई बदलाव आने वाला है, चौथे बुजुर्ग ने कहा, और कमरे में मौजूद कई बुजुर्गों ने उनकी बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। इसलिए आज, मैं इस सत्र की शुरुआत 12वें एल्डर को असफल मिशन पर अपना पक्ष स्पष्ट करने का मौका देकर करना चाहूंगा, और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने उम्मीदवार को नामांकन से वापस ले लें, ताकि हम उसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 4 और महीने बर्बाद न करें जिस पर हम आज पहुंच सकते हैं। धार्मिक गुट के भीतर मेरे स्वतंत्र खुफिया सूत्रों से संकेत मिलता है कि सार्वभौमिक सरकार अब सर्पों से उस ग्रंथ को जबरन छीनने की योजना बना रही है, क्योंकि हम इसे चुराने के इतने करीब आ गए थे। इसका मतलब ये है कि भविष्य में इसे घर लाना और भी मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम और समय बर्बाद न करें, और आज ही यहाँ वेयर ड्रैगन का नाम घोषित कर दें, ताकि 3 लंबे दशकों के बाद आखिरकार लोगों को विश्वास करने लायक एक मसीहा मिल सके, चौथे बुजुर्ग ने कहा, और मेज पर बैठे कई बुजुर्गों ने उनकी बातों का समर्थन करते हुए अपनी मुठियां पटकी। टकराना टकराना टकराना, सुन सुन, मैं सहमत हूं, अब और समय बर्बाद नहीं, एक जोड़े ने कहा। तभी प्रथम बुजुर्ग ने एक बार फिर चुप्पी साधने का आदेश देने के लिए अपना हाथ उठाया। चूंकि चौथे एल्डर ने 12वें एल्डर को वक्ता का पद सौंप दिया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या वे परिषद को संबोधित करने का अवसर लेना चाहते हैं। पहले एल्डर ने 12वें एल्डर की ओर इशारा करते हुए सुझाव दिया, जो घबराकर खड़े हो गए और अपना गला साफ किया, क्योंकि वे असफल स्क्रॉल पुनर्प्राप्ति मिशन के लिए जितना हो सके दोष दूसरों पर डालने की तैयारी कर रहे थे। अध्याय 416। घबराहट। 12वें एल्डर ने ओब्सीडियन काउंसिल टेबल के चारों ओर एक नजर डाली। उनका आत्मविश्वास बेहद कम हो गया था। उन्होंने अपनी निगाहें नीचे कर ली और शर्मिंदा होकर यह बताना शुरू किया कि उनकी टीम स्क्रॉल को वापस लाने में कैसे विफल रही। जैसा कि चौथे एल्डर ने सही कहा, मेरी टीम वास्तव में स्क्रॉल वापस लाने में असफल रही, और मैं उस कमी के लिए कुछ हद तक जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उनके लहजे में आत्मनिंदा की झलक थी, और कमरे में फुसफुसाहट और दबी हुई सहमति की लहर दौड़ने लगी। जैसा कि आप सभी को इस बैठक से पहले मेरे द्वारा प्रसारित मिशन रिपोर्ट से पहले ही पता चल चुका होगा, ड्रैगन कैंडिडेट लियो स्काईशेड ने उल्लेखनीय सटीकता के साथ अपने कार्य का हिस्सा पूरा किया। हमने न केवल सर्प वॉल्ट में बिना किसी की नजर में आए घुसपैठ की, बल्कि ज्ञात ब्रह्मांड की कुछ सबसे अनमोल कलाकृतियों को चुराने में भी सफलता प्राप्त की, जिससे सर्पों की प्रतिष्ठा और वित्तीय भंडार को गंभीर झटका लगा। इसलिए इस ऑपरेशन को पूरी तरह से विफल कहना अति सरलीकरण होगा, उन्होंने अपनी साख बचाने और अपने उम्मीदवार का बचाव करने का संयमित प्रयास करते हुए कहा। हालांकि मैं दोष दूसरों पर नहीं डालूंगा। सच्चाई यही है कि मैंने इस मिशन की कठिनाइयों के लिए अनुपयुक्त टीम का चयन किया था, और एक अधिक सक्षम इकाई समान परिस्थितियों में निश्चित रूप से सफल हो सकती थी। इस गंभीर त्रुटि के लिए मैं परिषद से हार्दिक क्षमा मांगता हूं। इसके साथ ही उन्होंने एक बार अपना सिर झुकाया और फिर जानबूझकर कमरे में मौजूद अन्य 11 बुजुर्गों में से प्रत्येक की ओर अलग अलग प्रणाम किया, परंपरा का पालन करते हुए और बिना किसी बहाने के अपनी गलती स्वीकार की। हालांकि मैं चौथे एल्डर की लियो को ड्रैगन उम्मीदवार के रूप में नामित करने की सिफारिश से पूरी तरह असहमत हूं। टीम की सामूहिक विफलता के बावजूद मेरा मानना है कि लियो ने स्वयं विचारों की अपार स्पष्टता, संकट के समय साहस और व्यक्तिगत उत्कृष्टता का ऐसा स्तर प्रदर्शित किया है जिसके करीब भी हमारे किसी अन्य ऑपरेटिव ने दशकों में पहुंचने की कोशिश नहीं की है। और इसी कारण से मैं अब भी उन्हें ड्रैगन की उपाधि के लिए पूरी तरह से योग्य मानता हूं। मैं इस परिषद से आग्रह करता हूं कि वो उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन टीम की विफलता के नजरिए से नहीं, बल्कि डकैती में उनकी व्यक्तिगत भूमिका की निर्विवाद प्रतिभा के आधार पर करे। नॉयर ने अपने शब्दों को अधिक दृढ़ स्वर में समाप्त किया, क्योंकि शब्द अपेक्षा से अधिक समय तक हवा में गूंजते रहे। मेज के उस पार चौथे एल्डर ने अपने मुखौटे के नीचे ही गुस्से से भड़कना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 12वें एल्डर मिशन की विफलता के बावजूद लियो की उम्मीदवारी पर जोर देते रहेंगे। फिर भी वो बेफिक्र रहा, यह मानते हुए कि इस तर्क में कोई वास्तविक दम नहीं था और परिषद की दिशा पहले ही बदलने लगी थी। हालांकि मैं परिषद के 4 महीने और बर्बाद नहीं करना चाहता,
व्यर्थ में उस पांडुलिपि के मिलने की प्रतीक्षा करते हुए, जबकि मैं अपने दिल में जानता हूं कि शायद वो कभी नहीं मिलेगी। नोएर ने शांत लेकिन थोड़ी हड़बड़ी भरी आवाज में कहा। इसके बजाय मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम लियो स्काईशेड की उम्मीदवारी का मूल्यांकन एक अलग दृष्टिकोण से करें। वो कुछ देर रुका, अपने अगले शब्दों के महत्व को समझने के लिए थोड़ा समय दिया, फिर हल्के से हाथ को छत की ओर उठाते हुए और अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए बोलना जारी रखा। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसे मैंने जानबूझकर मिशन रिपोर्ट से बाहर रखा था, और एक ऐसी बात जो, मेरी राय में, लियो को ड्रैगन की उपाधि के लिए एगोन वेयर से कहीं अधिक योग्य बनाती है। जैसा कि चौथे एल्डर ने पहले ही स्वीकार किया है, निकट भविष्य में पंथ द्वारा उस स्क्रॉल को पुनः प्राप्त करने की संभावनाएं लगातार कम होती जा रही है, और यदि वो स्क्रॉल वास्तव में हमसे खो गया है, तो कालातीत हत्यारे के सबसे खूंखार और मूलभूत कौशलों में से एक तक हमारी एकमात्र शेष पहुंच भी समाप्त हो जाएगी। वही तकनीक जिसने उसे नश्वर हत्यारों के दायरे से ऊपर उठाकर किंवदंती के इतिहास में स्थान दिया। लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में हमें लड़के में आशा की एक अनपेक्षित किरण दिखाई दी है। लियो स्काईशेड ने सर्प वॉल्ट के भीतरी अभयारण्य में अपने संक्षिप्त और खतरनाक समय के दौरान पूरे स्क्रॉल को स्मृति में समाहित करने में कामयाबी हासिल की। 12वें एल्डर ने ये खुलासा किया, हर आरेख, हर श्लोक, तकनीक का हर अंश उनके मन में समाहित और अंकित है, उस दिन की प्रतीक्षा में जब वे पालौकिक स्तर के शिखर पर पहुंचेंगे, ताकि अंततः वे इसे सीखना शुरू कर सकें। उनके इस खुलासे से परिषद के सदस्यों में काफी हलचल मच गई, जिन्हें अपनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस स्क्रॉल का पूरा उद्देश्य उस तकनीक के रहस्यों को अगले ड्रैगन तक पहुंचाना था, एक ऐसी तकनीक जिसमें महारत हासिल करने वाला केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो कालातीत हत्यारे का खून धारण करता हो, और लियो ऐसा ही एक लड़का है। मेरी दृष्टि में वो ड्रैगन की उपाधि का उत्तराधिकारी बनने के लिए आदर्श उम्मीदवार है, और मैं परिषद से भी यही अपेक्षा करता हूं कि वह उसे इसी दृष्टि से देखे। 12वें एल्डर ने अपने शब्द कहते हुए अपनी बात समाप्त की। उनके शब्द कुछ ही क्षणों के लिए हवा में गूंजे रहे, जिसके बाद कक्ष में अफरा तफरी मच गई। परिषद कक्ष में आवाजें गूंज उठी जब कई बुजुर्ग एक साथ अपनी सीटों से उठे, उनके वस्त्र हवा में लहराए और उनकी मुठियां मेज पर जोर से टकराईं, जिससे विरोध, मांगों और स्तब्ध कराहों का एक शोरगुल मच गया जो एक दूसरे में इस कदर घुलमिल गया कि यह पहचानना असंभव हो गया कि कौन बोल रहा था और कौन केवल अपनी बात सुनाने के लिए चिल्ला रहा था। क्या उसने पूरा ग्रंथ याद कर लिया? क्या आप सच कह रहे हैं? ये संभव नहीं हो सकता। आपकी अपनी मिशन रिपोर्ट के अनुसार पांडुलिपि को कांच की 7 परतों के पीछे रखा गया था। वो इसे पढ़ने के लिए उस तक कैसे पहुंचा? इससे सब कुछ बदल जाता है। हमें इतनी जल्दबाजी में यह फैसला नहीं करना चाहिए कि अगला ड्रैगन कौन होगा। आइए इस फैसले को लेने के लिए 1 साल और इंतजार करें। नहीं, हम आज वोट देंगे। बस करो, पहले कुछ सबूत दिखाओ। हमें कैसे पता चलेगा कि 12वें एल्डर ने समय खरीदने के लिए पूरी कहानी मनगढ़ंत नहीं बनाए? अविश्वास और बिखरे हुए विश्वास के इस विस्फोट के बीच चौथे एल्डर जमकर बैठ गए। हर गुजरते सेकंड के साथ उनके कानों में उनकी धड़कन तेज होती जा रही थी, क्योंकि एक ठंडा भय धीरे धीरे उनके पेट में कुंडली मार रहा था और उनके आत्मविश्वास को समुद्र में फेंके गए लंगर की तरह नीचे खींच रहा था। वो इस कक्ष में ये सोचकर आया था कि लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। उसे पूरा विश्वास था कि वोट बहुत पहले ही सुरक्षित हो चुके हैं और आज का सत्र एगोन वेयर के उदय की पुष्टि करने के लिए एक औपचारिक कार्य से अधिक कुछ नहीं होगा। लेकिन अब लियो की उम्मीदवारी पर गंभीरता से चर्चा करने वाली हर नई आवाज के साथ उसका ये भ्रम उसके सामने चकनाचूर हो गया। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने इस चर को ध्यान में नहीं रखा था। ये खुलासा कि लियो ने उस पांडुलिपि को पूरी तरह से याद कर लिया था, न केवल अप्रत्याशित था, बल्कि संभावित रूप से विनाशकारी भी था, क्योंकि एक ही झटके में इसने अब तक उसने जो कुछ भी इतनी सावधानी से व्यवस्थित किया था, उस पर संदेह पैदा कर दिया था। नहीं, 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 मैं 12वें एल्डर को इस तरह कहानी तय करने नहीं दे सकता। मुझे कमान संभालनी होगी। उसने सोचा। उसकी सांसें अनियमित हो गईं और उसके होंठ कांपने लगे। कुछ देर तक वो ये देखने के लिए इंतजार करता रहा कि हवा किस दिशा में बह रही है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब वो यह नहीं बता सकता, क्योंकि दूसरे वरिष्ठ जैसे उसके सबसे पक्के सहयोगी भी इस विषय पर बड़े जोश से चर्चा कर रहे थे, जिससे उसे यह एहसास हुआ कि उसकी बढ़त हाथ से फिसल रही है, जिससे उसे तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बकवास! वो अचानक दहाड़ा, उसकी आवाज अराजकता के तूफान को चीरती हुई रेशम पर छुरी की तरह चुभ गई, और बाकी बुजुर्ग एक पल के लिए चुप हो गए। सभी उसकी ओर देखने लगे। हमें ये कैसे पता चलेगा कि तुमने जो कहा वो सच है या नहीं? उसने गुस्से से कहा। उसकी आवाज ऊंची और फटी हुई थी,
जिससे उसके अंदर पनप रही घबराहट साफ झलक रही थी, जिसे वो अब छिपा नहीं पा रहा था। अध्याय 417। एक विभाजित परिषद। चौथे एल्डर के अचानक हुए इस प्रचंड आवेश ने पूरी परिषद के कक्ष को सन्नाटे में डाल दिया, क्योंकि उनकी आवाज की तीव्रता और अनियंत्रित भावनाओं ने सबसे मुखर एल्डर्स को भी क्षण भर के लिए मौन धारण करने पर मजबूर कर दिया। यदि स्वयं उस व्यक्ति के प्रति नहीं, तो उस अग्नि के प्रति जो इस अन्यथा शांत और संयमित सभा के पवित्र कक्षों में शायद ही कभी प्रज्वलित होती थी। उसने ऐसे गुस्से से बात की जो इन दीवारों के भीतर शायद ही कभी देखने को मिलता था, जहां आमतौर पर हर परिस्थिति में शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन किया जाता था, और शायद इसी वजह से बाकी लोग चुप रहना पसंद करते थे, सहमति के कारण नहीं, बल्कि जिज्ञासा के कारण, ये देखने की जिज्ञासा कि वो कितनी हद तक जा सकता है। बिना लाग लपेट के, 12वें एल्डर, मैं सीधे आपके मुंह पर यह बात कह रहा हूं। चौथे एल्डर ने कठोर और निर्भीक स्वर में कहना शुरू किया, मैं आपके उन दावों पर विश्वास नहीं करता जो ठोस सबूतों से समर्थित नहीं है। हो सकता है कि लड़का आपसे झूठ बोल रहा हो सकता है कि आप हमसे झूठ बोल रहे हो। इसलिए जब तक आप कोई सबूत, कोई ठोस बात नहीं दिखाते जिससे हम आपकी इस कहानी पर विश्वास कर सकें, मैं तो इसे बकवास मानता हूं। हालांकि परिषद के मानकों के अनुसार उनके शब्द सीधे और भद्दे थे, फिर भी उन्होंने कमरे में मौजूद लोगों के दिलों को छू लिया, क्योंकि कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, जरूरी नहीं कि चौथे एल्डर के प्रति वफादारी के कारण, बल्कि इसलिए कि 12वें एल्डर द्वारा बताई गई कहानी वास्तव में बहुत सुविधाजनक, बहुत ही सटीक समय पर और तथ्यों के बजाय विश्वास पर बहुत अधिक निर्भर लग रही थी, क्योंकि उनसे पहले भरोसा करने और बाद में पुष्टि करने के लिए कहा जा रहा था। एक ऐसी व्यवस्था जो उन लोगों को रास नहीं आई जिन्होंने सदियों से राजनीतिक क्षेत्र में धोखे और अर्ध सत्य के जाल को समझने का प्रयास किया था। प्रथम एल्डर, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? 7वें एल्डर की आवाज आई, जिन्होंने ठीक उसी क्षण शांत भाव से अपना हाथ उठाया और संयमित ढंग से बोलने का अनुरोध किया, जिसे ओब्सीडियन टेबल के शीर्ष पर बैठे प्रथम एल्डर ने एक ही सहमति भरे इशारे से स्वीकार कर लिया। 7वें एल्डर ने अनौपचारिक लहजे में लेकिन निर्णायक भाव से भरे स्वर में कहा, मैं इस पूरी स्थिति को एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि लड़के ने वाकई स्क्रॉल याद किया है या नहीं। हमारा काम अगले ड्रैगन का नाम तय करना है, यही हमारा कर्तव्य है। और मैं कहता हूँ, अगर लड़के ने वाकई स्क्रॉल याद कर लिया है, तो हम उन यादों को निकालकर वेया के सामने स्क्रॉल के बदले पेश करेंगे। वो क्षण भर के लिए ही रुका, ताकि उसके अगले शब्द अधिक प्रभावशाली ढंग से असर डाल सकें। अगर उसने ऐसा नहीं किया है, तो हमने वेर को नियुक्त करके सही फैसला लिया था। लेकिन मैं कहता हूँ, उस स्क्रॉल के मुद्दे को हमारे फैसले में क्यों शामिल किया जाए? अगले ड्रैगन की नियुक्ति को स्क्रॉल के भाग्य पर क्यों निर्भर किया जाए? अगर पंथ ने स्क्रॉल खोया ही न होता, तो हम में से कोई भी इस तरह सोच भी नहीं रहा होता। ड्रैगन का चयन उसकी प्रतिभा के आधार पर किया जाता है, न कि पंथ में उसके योगदान के आधार पर। जैसे ही वो थोड़ा सा पीछे की ओर झुका, उसकी आवाज और भी तीखी और तिरस्कारपूर्ण हो गई। मेरा मतलब है, अगर आपको लगता है कि हम स्काईशेड लड़के के कुछ ऋणी हैं, तो हम उसे रहने के लिए एक महल दे देते हैं, या उसकी सेवाओं के बदले में उसके ट्रांसेंडेंट टियर ब्रेकथ्रू पोशन को प्रायोजित कर देते हैं, लेकिन उसका नाम ड्रैगन रखना। एक 23 वर्षीय लड़के के ऊपर जो पहले ही ट्रांसेंडेंट टियर तक पहुंच चुका है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस पर बहस हो रही है। वापस बैठने से पहले उसने कहा, तभी उसके सामने बैठे चौथे एल्डर के सीने में विजय की लहर दौड़ गई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, और उसने चुपचाप 7वें एल्डर को कमरे के माहौल को इतनी कुशलता से बदलने और उपस्थित लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए धन्यवाद दिया कि यह मामला शुरू से ही किसी वास्तविक बहस का विषय नहीं था। धन्यवाद, लॉर्ड सेवंथ। मैं आपको इनाम के तौर पर अपनी कुछ बेहतरीन चाय की पत्तियां भेजूंगा। उसने मन ही मन गर्व से सोचा, जब उसने देखा कि कई बुजुर्ग सोच समझकर सहमति में सिर हिला रहे हैं, क्योंकि बहस की दिशा एक बार फिर उसके पक्ष में मुड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। हालांकि जैसे ही चौथे एल्डर ने खुद को यह विश्वास करने दिया कि नियंत्रण उनके हाथ में वापस आ गया है, तीसरे एल्डर ने शांत और संयमित अंदाज में अपना हाथ उठाया, मानो वो व्यक्ति जो अक्सर नहीं बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उम्मीद करता था कि कमरे में मौजूद लोग उसे सुनेंगे। आप बोल सकते हैं, तीसरे बुजुर्ग, पहले बुजुर्ग ने बोलने की अनुमति देते हुए कहा, और कक्ष में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मैं 7वें स्वामी से एक बात पर पूरी तरह सहमत हूं, तीसरे बुजुर्ग ने स्थिर और स्पष्ट स्वर में कहना शुरू किया, और वह ये है कि हमें इस बहस को केवल पांडुलिपि तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि दोनों उम्मीदवारों की योग्यता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि, उन्होंने अपनी कुर्सी पर थोड़ा हिलते हुए कहा, मैं उनके इस निष्कर्ष से पूरी तरह असहमत हूं कि लियो स्काईशेड की तुलना में एगॉन वेयर ड्रैगन बनने के लिए अधिक उपयुक्त उम्मीदवार है।
उसने गहरी सांस ली और अपनी तीखी टिप्पणी के भार को मेज पर समाने दिया। लियो स्काईशेड एक अनुभवी योद्धा है। उसने रोडोवा के लिए सर्किट जीते हैं। उसने सरपेंट समूह में घुसपैठ की है। वो उनके अभेद्य वॉल्ट में घुस गया और बिना किसी को पता चले अंदर एक आयामी पोर्टल स्थापित करने में कामयाब रहा। बोलते बोलते उनकी नजरें पूरे कमरे में घूम गईं। इस मिशन की सफलता या विफलता चाहे जो भी रही हो, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, तथ्य यह है कि लड़के ने दबाव में त्रुटिहीन प्रदर्शन किया और वास्तविक दुनिया में उसने इतना कुछ हासिल कर लिया है कि उसे इतनी लापरवाही से खारिज नहीं किया जा सकता। उनकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई, गुस्से से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से। हम 12 के 12 यहाँ बैठे हुए सभी योद्धा उत्कृष्ट स्तर के हैं, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि यद्यपि हम कमजोर नहीं हैं, फिर भी व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम पूजनीय भी नहीं हैं। मुझे संदेह है कि यदि हम उसी स्थिति में होते तो हम में से कोई भी स्काईशेड लड़के जैसा कर पाता। इसलिए भले ही वो वेर से एक पायदान नीचे हो, लेकिन असल मायने में उसका रिकॉर्ड, उसकी वास्तविक ठोस उपलब्धियां मायने रखती हैं। वह आगे की ओर झुका, उसकी आवाज थोड़ी सी सख्त हो गई। वास्तविक दुनिया में वेयर ने क्या हासिल किया है? क्या उसने एक भी फील्ड मिशन पूरा किया है? क्या वह समान कौशल वाले समकक्ष प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ गया है और उसे हराने का कोई तरीका खोज पाया है? मेरी नज़र में जीवन में केवल शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक महत्व है, और मुझे डर है कि यह परिषद इस बात को भूलने के कगार पर है। उनके भाषण समाप्त होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी समझ से स्काईशेड लड़के में वो सब कुछ है जो परिषद एक ड्रैगन में चाहती है। वो लोकप्रिय है, आकर्षक, बाजार योग्य, कठिन मिशनों को पूरा करने में कुशल। और अगर यह मेरे हाथ में होता तो मैं वेर की तरफ एक पल के लिए भी नहीं देखता। उन शब्दों का प्रभाव तत्काल और स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, क्योंकि फुसफुसाहटें एक बार फिर लौट आई। लेकिन इस बार कोई एकीकृत दिशा नहीं थी, केवल अनिश्चितता थी, क्योंकि दिमाग दो परस्पर विरोधी सच्चाइयों से जूझने लगे थे। एक ओर एगोन वेयर ने जिस प्रतिभा का प्रदर्शन किया वो अभूतपूर्व था। 23 साल की उम्र में ट्रांसेंडेंटिया हासिल करना अभूतपूर्व था। हालांकि ये भी सच था कि उनका कोई वास्तविक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। और इसके विपरीत लियो, जो हालांकि उतना मजबूत नहीं था, उसने खुद को एक अद्वितीय सैनिक साबित किया था, और ड्रैगन नाम दिए जाने के लिए उसके पास एकदम सही योग्यताएं थीं। इसलिए परिषद कक्ष में बैठे तटस्थ बुजुर्ग अब असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वे ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किन मानदंडों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और उन्हें अगले ड्रैगन का चयन कैसे करना चाहिए। अध्याय 418। शक्तिशाली प्रथम बुजुर्ग बढ़ती हुई बहस के दौरान चुपचाप बैठे रहे। उनकी उंगलियां ढीली ढाली आपस में गुंथी हुई थीं और काले ओब्सीडियन की मेज पर टिकी हुई थीं। उनकी निगाहें स्थिर और भावहीन थीं, क्योंकि उन्होंने दूसरों को अपने तर्क समाप्त करने का मौका दिया। वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो पहले बोलना पसंद करते थे, बल्कि वे अंत में बोलना पसंद करते थे, ठीक उस क्षण जब कमरा दो भागों में बंटा हुआ था और परिणाम अनिश्चित था, ताकि उनके शब्दों का सबसे अधिक महत्व हो। ठीक है, कृपया कक्ष में शांति बनाए रखें, कक्ष में शांति बनाए रखें, उन्होंने अंततः कहा, शांत अधिकार के साथ धीरे धीरे उठते हुए, मानो उन्हें आदेश देने के लिए अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता न हो, और तुरंत ही बड़े बुजुर्ग शांत हो गए। निजी चर्चाओं की छिटपुट गूंज गायब हो गई, क्योंकि सभी की निगाहें मेज के मुखिया की ओर मुड़ गईं। वे उत्सुकतापूर्वक उनके कथन की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज यहाँ मैंने कई सार्थक दृष्टिकोण साझा होते सुने हैं, और इससे पहले कि हम इस बहस के मूल में गहराई से उतरें, मैं सबसे पहले उस मुद्दे को संबोधित करना अनिवार्य महसूस करता हूं जो इन सब के मूल में निहित है। 12वें एल्डर की स्क्रॉल को पुनः प्राप्त करने में विफलता। उनकी आवाज संयमित रही, लेकिन उसमें छिपी निर्ममता स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी। मेरी दृष्टि में मिले अवसर के बावजूद यह विफलता केवल दुर्भाग्य या गलत अनुमान को नहीं दर्शाती, बल्कि दूरदर्शिता और रणनीतिक निर्णय में एक मूलभूत चूक को दर्शाती है। यह ऐसा मिशन नहीं था जिसे आधे अधूरे मन से निपटाया जा सके या तात्कालिक उपायों के भरोसे पूरा किया जा सके, और इसलिए मैं इस परिणाम की खुले तौर पर और दृढ़ता से निंदा करता हूं। हालांकि ये शब्द कुछ कूटनीतिक संयम के साथ बोले गए थे, फिर भी उनमें इतनी चुभन थी कि 12वें एल्डर के हावभाव में सूक्ष्म बदलाव आ गया। उन्होंने जांच के दौरान अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, जबकि कक्ष में मौजूद बाकी लोगों ने सामूहिक सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि यह भावना मिशन के निराशाजनक निष्कर्ष के आसपास के सामान्य माहौल को दर्शाती थी। कुछ देर रुकने के बाद प्रथम एल्डर ने कहा, मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि 12वें एल्डर इस असफलता को पराजय के रूप में नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में लें और इसे आगे चलकर व्यक्तिगत विकास और परिपक्वता के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने दें। अपनी अनिवार्य आलोचना प्रस्तुत करने के बाद
जिससे परिषद के तटस्थ मार्गदर्शक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा की पुष्टि हुई। प्रथम बुजुर्ग ने विषय को कुछ देर शांत होने दिया और फिर धीरे से गला साफ करते हुए अपनी बात का रुख बदल दिया। अब ड्रैगन की नियुक्ति के संबंध में वो कुछ देर रुका, शब्दों को कमरे के माहौल को फिर से सामान्य करने के लिए पर्याप्त समय तक हवा में रहने दिया। मुझे दोनों उम्मीदवारों में योग्यता दिखती है और मैं उनमें से किसी को भी कमतर नहीं आंकता। हालांकि आज हमारे सामने रखे गए तर्कों पर विचार करने के बाद मैं तीसरे एल्डर के आकलन से सहमत होने के लिए इच्छुक हूं। नाटकीयता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनकी आवाज ने पहले ही पूरे कक्ष को सन्नाटे में ला दिया था। इस युग में जहां सिद्धांत और वादे वास्तविकता के दबाव के आगे झुकने को मजबूर है, वास्तविक दुनिया में हासिल की गई उपलब्धियां ही किसी व्यक्ति की प्रतिभा का सच्चा मापदंड है। और जब इस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो उस स्पष्ट सत्य को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है, जिससे हम में से कई लोग लंबे समय से अवगत हैं। फिर भी कुछ लोगों ने शायद वफादारी या राजनीतिक सुविधा के कारण इसे अनदेखा करना चुना है। उनकी आवाज में थोड़ी सी सख्ती आ गई और अब उसमें कहीं अधिक कठोरता झलक रही थी। एगोन वेयर ने अपना रूपांतरण स्वाभाविक रूप से प्राप्त नहीं किया है। उसने अपने मुखौटे के नीचे एक ठंडी, मनोरंजक मुस्कान बिखेरी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, और फिर उसने स्पष्ट और तीखे लहजे में अपनी बात जारी रखी। मुझे पता है कि इस कमरे में बैठे कुछ लोगों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वे लोग जो पहले से ही इस गैरकानूनी प्रथा से अवगत थे, लेकिन फिर भी चुप रहे। लेकिन आप में से जो लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, उन्हें मैं जानकारी देना चाहता हूं। उसने अपने वस्त्र के नीचे हाथ डाला, एक अच्छी तरह से सीलबंद लिफाफा निकाला और एक ही झटके में उसकी सामग्री बिखेर दी। बिखराव परिषद की मेज पर तस्वीरों का एक समूह बिखरा हुआ था। उनकी चमकदार सतहें ऊपर से आने वाली रोशनी को इस तरह पकड़ रही थी जैसे अनुष्ठानिक चिन्हों, अजीब टैटू और निर्जीव शरीरों की छवियां सतह पर बिखरी हुई हो, मानो चर्मपत्र पर स्याही फैल गई हो। जो लोग विश्वास करने से पहले प्रमाण मांगते हैं, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। ये तस्वीरें अफवाहों या अटकलों से नहीं बनी है। ये तथ्य है, सत्यापित, दस्तावेजी और निंदनीय। कक्ष में सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि बुजुर्ग लोग आगे झुककर बढ़ती बेचैनी के साथ परेशान करने वाले सबूतों का निरीक्षण कर रहे थे। दूसरे एल्डर के समर्थन से चौथे एल्डर ने अनगिनत पंथ कानूनों का उल्लंघन किया है, एगोन वेयर को निषिद्ध तकनीकें सिखाते हुए। ऐसी तकनीकें जो केवल अगले ड्रैगन को ही दी जानी चाहिए थी और फिर भी परिषद की मंजूरी के बिना उसे सिखाई गईं। इन दोनों ने अज्ञानता से नहीं, बल्कि विशुद्ध महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर पंथ के अनगिनत कानूनों और एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा का स्वेच्छा से उल्लंघन किया है। एगोन वेयर का शरीर प्राचीन प्रतीकों और गुप्त टैटू से ढका हुआ है, जिनका उद्देश्य जीवन सार को अवशोषित करने में सहायता करना है, और उसने इसे आत्मसात कर लिया। पिछले 1 साल में वो हर दिन औसतन 30-100 लोगों की जान ले रहा है। दूसरे और चौथे वरिष्ठ के अधिकार क्षेत्र में आने वाली उपनिवेशों और ग्रहों से पकड़े गए सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को साधना के बहाने बलि चढ़ाया गया, ताकि वो उनकी जीवन शक्ति को अवशोषित कर सके और चुराए गए मांस पर पल रहे जानवर की तरह ग्रैंडमास्टर स्तर तक तेजी से आगे बढ़ सके। तो मैं आपसे पूछता हूं, उसने कहा, उसकी आवाज अब और ठंडी हो गई थी, क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि वो 23 वर्ष की आयु तक पालौकिक स्तर तक पहुंच गया? उसने सवाल को अनुत्तरित छोड़ दिया, और उसके बाद जो चुप्पी छाई रही, वो गले पर रखी तलवार की तरह भारी थी। तुम दोनों ने, उसने दूसरे और चौथे एल्डर्स की ओर देखते हुए कहा, ऐसे अपराध किए हैं जिनकी सूचना लॉर्ड सोरोन को दी जाए तो मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन मैं तुच्छ व्यक्ति नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे इरादे द्वेष से प्रेरित नहीं थे, बल्कि पंथ के भविष्य के प्रति अंधभक्ति से प्रेरित थे। इसलिए मैं इस मामले को यहीं समाप्त करता हूं, अभी के लिए। लेकिन वेर की तथाकथित प्रतिभा के बारे में उपदेश देकर हमारी बुद्धि का अपमान मत करो। लड़का जन्मजात प्रतिभाशाली नहीं है, उसे तराशा गया है। वह एक प्रयोगशाला का चूहा है, जिसे चुराए गए खून और तोड़ी गई कसमों से ढाला गया है। और अगर आज उसका नाम ड्रैगन नहीं रखा गया, तो वह एक संपत्ति नहीं रहेगा, बल्कि उन लोगों के लिए बोझ बन जाएगा जिन्होंने उसे वर्जित मिट्टी से बनाया है। उनके शब्दों ने वातावरण में एक सिहरन पैदा कर दी। जैसे ही अंतिम अक्षर मौन में विलीन हो गए, कक्ष सामूहिक आत्मनिरीक्षण के क्षण में जम गया, जहां कोई भी बुजुर्ग बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और दूसरे और चौथे बुजुर्ग शर्म से सिर झुकाए बैठे थे। उनके मुखौटे उस बात के भार को छिपाने में असमर्थ थे जो अभी अभी उजागर हुई थी। कुछ सेकंड बीत गए, और दोनों में से कोई भी अपनी इज्जत बचाने के लिए खड़ा नहीं हुआ,
क्योंकि उनकी रक्षा की प्रतीक्षा कर रहे बुजुर्ग गुस्से में उठ खड़े हुए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी हास्यास्पद लगने वाली बात वास्तव में सच हो सकती है। बेतुका, ये कैसे सच हो सकता है? आप किसी ऐसे व्यक्ति को निषिद्ध तकनीक कैसे सिखा सकते हैं जो ड्रैगन नहीं है? ये तो राजद्रोह करने के समान है। द्वितीय लॉर्ड, चतुर्थ लॉर्ड, कृपया हमें अपना पक्ष बताइए। ये सच नहीं हो सकता। यह निश्चित रूप से एक गलतफहमी है ना? हालांकि तटस्थ बुजुर्गों ने सवाल पूछे, लेकिन दोनों में से किसी के पास भी स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ नहीं था, जिससे परिषद कक्ष का माहौल उग्र हो गया। इस साजिश से अनभिज्ञ बुजुर्ग ये देखकर हैरान रह गए कि उनके कुछ साथियों ने सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ने के लिए कितनी नीच हरकत की है, और वे इस खुलासे से सचमुच स्तब्ध रह गए। जो लोग इस बात से कुछ हद तक वाकिफ थे कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर आंखें मूंद ली थीं, वे कांपती उंगलियों से मुंह ढककर फुसफुसा रहे थे और एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे थे कि वे अभी भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। लेकिन कक्ष की दीवारों के भीतर हुए बदलाव से कोई इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि एकता और अनुशासन का मुखौटा बीच से टूट गया था, जिससे सतह के ठीक नीचे दबी महत्वाकांक्षा, गोपनीयता और हताशा उजागर हो गई थी। और इस शांत घटनाक्रम के बीच प्रथम बुजुर्ग ने और कुछ नहीं कहा। वो बस देखता रहा। मैंने देखा कि दूसरे और चौथे बुजुर्ग ने अपना सिर उठाने से इनकार कर दिया। मैंने देखा कि आक्रोश की ज्वाला एक सीट से दूसरी सीट तक कैसे भड़क उठी। और उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने कभी एक इशारे से वोटों को प्रभावित किया था, वे अब शर्म से पंगु होकर बैठे थे, उस उद्देश्य को बचाने में असमर्थ थे जिसके लिए उन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया था। लेकिन उनके शांत बाहरी स्वरूप के भीतर प्रथम एल्डर के विचार गहरे और सुनियोजित थे, क्योंकि यह क्षण उन्हें संयोग या भाग्य से नहीं मिला था, बल्कि यह वह था जिस पर उन्होंने महीनों तक चुपचाप काम किया था, फुसफुसाहटों के बदले सच और एहसानों के बदले कबूलनामे किए थे, जब तक कि जाल इतना कस न गया था कि सबसे साहसी षड्यंत्रकारी का भी गला घोंट सके। उसने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाने की स्थिति में रखा था। उसने चौथे और दूसरे वरिष्ठ को यह सोचने दिया था कि केवल वही लोग उसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, क्योंकि जब वे उसे देख रहे थे तब तक वो उनके बारे में वो सब कुछ जान चुका था जो उसे जानना था, और उसने गुप्त रूप से आज के इस खास पल के लिए सबूत बचाकर रखे थे। इस चौंकाने वाले सच के साथ उसे उम्मीद थी कि वह इस युद्ध को हमेशा के लिए जीत लेगा। जो लोग लियो स्काईशिट को अगले ड्रैगन के रूप में नियुक्त करने के पक्ष में है। एक विराम, कृपया अपने हाथ उठाएं। अध्याय 419, शर्मनाक गिरोह। जब प्रथम एल्डर ने मतदान के लिए आह्वान किया, तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि परिषद के अधिकांश सदस्य उनके पक्ष में होंगे, खासकर द्वितीय और चतुर्थ एल्डर्स के कुकर्मों को जिस बेरहमी से उन्होंने उजागर किया था उसके बाद, लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उनके प्रस्ताव के समर्थन में केवल 5 हाथ उठेंगे। गिनती पूरी होने के बाद छाई खामोशी में एक दबी हुई आह सुनाई दी, जब उसने धीरे धीरे अपनी नजर अपने चारों ओर बैठे बुजुर्गों की ओर घुमाई और तीसरे, 5वें, 8वें, 11वें और 12वें बुजुर्गों के उठे हुए हाथों को देखा। जब इसमें उनके अपने समर्थन को भी शामिल किया गया, तो ड्रैगन के रूप में लियो के नामांकन का समर्थन करने वाले कुल वोटों की संख्या 6 हो गई। बहुमत के लिए आवश्यक 7 में से केवल एक कम, और उसी क्षण उसके मुखौटे के नीचे का भाव, जो अब तक सधा हुआ और स्थिर था, स्पष्ट रूप से टूट गया। बाकी बचे 6 बुजुर्ग, जिनके हाथ गतिहीन थे, ने उसकी नजरों से बचने की कोशिश की। वे गुमनामी से चिपके कायरों की तरह अपने काले मुखौटे के पीछे छिपे रहे, लेकिन उनकी शर्म उनके हावभाव से ही झलक रही थी, क्योंकि इतनी कायरतापूर्ण हरकत करते हुए वे सीना चौड़ा करके गर्व नहीं जता सकते थे। अरे, तो असलियत कुछ ऐसी थी, पहले बुजुर्ग को आखिरकार एहसास हुआ, जब उन्हें समझ आने लगा कि इस बैठक के शुरू होने से पहले ही परिस्थितियां उनके खिलाफ कितनी बुरी तरह से प्रतिकूल थीं। दूसरे, चौथे, छठे, 7वें, 9वें और 10वें एल्डर बैठक शुरू होने से पहले ही एक दूसरे के साथ बिस्तर पर थे। वे सभी लोग फुसफुसाहट भरी धमकियों और दबे हुए पापों से चौथे बुजुर्ग से बंधे हुए थे, जिन्होंने बैठक शुरू होने से पहले ही उन्हें अपने वोट देने का वादा किया था। अंततः सच्चाई कितनी भी सम्मोहक क्यों न हो, या तथ्य कितने भी भयावह क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस परिषद में मतदान को वास्तव में प्रभावित करने वाला कारक न्याय नहीं, बल्कि बीमा था। एगोन वेर को ड्रैगन नाम देने के पक्षधर सभी लोग, अंततः दूसरे एल्डर बोले। उनकी आवाज संयम से भरी हुई थी, जो पहले एल्डर के चुप रहने के कारण खालीपन को भरने के लिए उठी थी, क्योंकि वे इतने दुखी थे कि आगे बोलने की स्थिति में नहीं थे। गतिरोध पूरी तरह समाप्त होने पर कक्ष के दूसरी ओर से 6 हाथ फिर से उठे। 12 बुजुर्ग, प्रत्येक पक्ष में 6-6, जिसके कारण बहुमत प्राप्त करना असंभव हो गया।
जब कक्ष की दीवारें दरारों से फटने लगी तो प्रथम बुजुर्ग व्यक्ति अविचलित खड़े रहे। बुजुर्ग लोग दस्ताने पहने उंगलियों के बीच फुसफुसा रहे थे, घबराकर अपनी सीटों पर बेचैनी से हिल रहे थे, और कुछ ने पहले से ही खंडन तैयार कर रखे थे, जबकि अन्य असहजता से दूसरी ओर देख रहे थे, अपनी परिषद के मूल में घर कर चुकी बुराई को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अंत में प्रथम एल्डर वास्तव में केवल 11वें एल्डर के वोट को ही अपने पक्ष में करने में सफल रहे, एक ऐसा वोट जो मूल रूप से चौथे एल्डर को देने का वादा किया गया था, लेकिन वही की तथाकथित प्रतिभा के पीछे की सच्चाई सामने आने के बाद वापस ले लिया गया था। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। गुंबदनुमा छत से एक तीखी और उपहासपूर्ण ध्वनि गूंजी जब प्रथम बुजुर्ग ने धीरे धीरे और सोच समझकर ताली बजानी शुरू की, और फिर उनके गले से एक कड़वी हंसी निकल गई। हा 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 हा। वो हल्की सी हंसी जल्दी ही एक धीमी अनियंत्रित ठहाके में बदल गई। तो अब ऐसा ही होने वाला है, उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। उसकी आवाज में घोर क्रोध झलक रहा था, जो व्यंग्य के नीचे मुश्किल से छिपा था। शर्मिंदा गिरोह एक साथ ही रहता है। और फिर अफरा तफरी मच गई। सदन में तीखी बहस और एक दूसरे पर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने का तूफान सा छा गया। वस्त्र फहराने लगे, कुर्सियां पत्थर के फर्श पर चरमराने लगी, और बुजुर्ग एक दूसरे पर उस तरह के जहर से बरसने लगे जो दुश्मनों के लिए नहीं, बल्कि विश्वासघात किए गए रिश्तेदारों के लिए होता है। अपशब्दों और गालियों का बोलबाला रहा। उंगलियां उठाई गईं, मुठियां भींची गईं, और परिषद के सबसे सभ्य सदस्यों ने भी अपने संकोच को छोड़कर कायरता, रिश्वतखोरी, अक्षमता और राजद्रोह के आरोप लगाए। तुम रीढ़विहीन बूढ़े परजीवी, तुमने आज रात के मतदान में अपनी आत्मा बेच दी, कह रहा है वो सांप जिसने पिछले साल प्रथम वृश्चिक की कृपा पाने के लिए पूरा ग्रह उन्हें सौंप दिया था। किसी और का लिंग चूसो, मुझसे पंगा मत लो, कमीने। जब आपने परिषद की पीठ पीछे वही को पढ़ाया तो आप मुझे बेईमान कहते हैं। तुम अपने वस्त्रों के लिए कलंक हो। हाथों ने वस्त्रों को जकड़ लिया, कंधों को धक्का दिया गया। प्राचीन व्यवस्था का कक्ष स्कूली बच्चों की कहा सुनी का अड्डा बन गया, जब तक कि मौन। प्रथम बुजुर्ग की आवाज चाबुक की तरह कड़क उठी। उनकी आवाज इतनी तीखी थी कि कमरे में मौजूद हर सांस थम गई, और उन्होंने अपना मुक्का काले पत्थर की मेज पर पटका। हड़ताल की गूंज टूटी हुई मर्यादा के बीच हथौड़े की तरह गूंज उठी। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, ये बैठक असफल साबित हुई है, और अब मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि परिषद पंथ के सर्वोत्तम हितों के लिए काम कर रही है। उनकी आवाज में न केवल गुस्सा था, बल्कि उससे भी कहीं अधिक बुरा कुछ था, निराशा। मैं इस परिषद को अगली सूचना तक भंग कर रहा हूं। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मैं लॉर्ड सोरोन को अपने फैसले की जानकारी दूंगा और उन्हें तय करने दूंगा कि अगला ड्रैगन कौन होना चाहिए, क्योंकि तुम मूर्खों के विपरीत मैं अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर पंथ के भविष्य को प्राथमिकता देता हूं। उसकी निगाहें धीरे धीरे कमरे में घूमती रहीं, उन छहों पर कुछ देर के लिए ठहरती रहीं जिन्होंने उसके खिलाफ हाथ उठाए थे, क्योंकि वो उनके विश्वासघात को अपनी स्मृति में हमेशा के लिए बसा रहा था। अगर लॉर्ड सेकंड चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं, ताकि आप अपना पक्ष रख सकें, उन्होंने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन अगर मैंने कभी फिर से तुम गद्दारों के साथ कोई सभा बुलाई तो मेरा बुरा हाल होगा। और इतना कहकर वो काले रंग की मेज से मुड़ गया। कक्ष से बाहर निकलते समय उसके वस्त्र लहरा रहे थे, और वह अपने पीछे 11 बुजुर्गों को छोड़ गया, जिनमें से 5 स्तब्ध, 5 शर्मिंदा और एक कड़वी मीठी संतुष्टि की हल्की मुस्कान लिए खड़ा था, क्योंकि इस विनाशकारी सत्र के बाद परिषद कक्ष भंग हो चुका था। अंत में इस बात पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि अगले ड्रैगन का नाम किसे दिया जाना चाहिए, लेकिन परिषद की वर्तमान पतनशील स्थिति के बारे में एक कहीं अधिक परेशान करने वाली सच्चाई सामने आई। बुजुर्गों द्वारा अपनी पहचान छिपाने और अपने असली नाम साझा करने से परहेज करने के पीछे मूल उद्देश्य हमेशा से ही इस तरह के गुप्त गठबंधनों को बनने से रोकना, निष्पक्षता और एकता को सर्वोपरि बनाए रखना रहा है। लेकिन समय के साथ वे आदर्श क्षीण हो गए, और जो बचा वो गुट की राजनीति की गिरफ्त में जकड़ी एक परिषद थी, एक आंतरिक सड़न जो अब फैलते हुए कैंसर की तरह दिखती थी, जो पंथ की आत्मा को ही नष्ट करने की धमकी दे रही थी। अध्याय 420 फैसला। अगले दिन इक्स्टल सोरोन के महल की सीढ़ियों पर। जब प्रथम और द्वितीय पुरोहित इक्स्टल पर स्थित सोरोन के एकांत महल के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने न तो दस्तक देने के लिए हाथ उठाया और न ही उन्हें पुकारने के लिए अपनी आवाज उठाई, क्योंकि दोनों पुरुषों को बिना किसी पुष्टि की आवश्यकता के यह विश्वास था कि महान ईश्वर ने उनके पास आते ही उनकी उपस्थिति को भांप लिया था, और वह उनसे तभी मिलने आएंगे जब उन्हें समय उचित लगेगा, कभी भी एक क्षण पहले नहीं। और इसलिए वे इंतजार करते रहे,
कुछ मिनटों के लिए नहीं बल्कि घंटों तक पुराने पत्थर के किले के भव्य दरवाजों के सामने पूरी तरह से मौन खड़े रहे। प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा कही जाने वाली बातों के भार में डूबा हुआ था, हालांकि उनके कहने के कारण बहुत अलग थे। प्रथम एल्डर माथे पर शिकन और जबड़े कसे हुए खड़े थे, उनके भीतर विश्वासघात का उग्र क्रोध सुलग रहा था, जबकि द्वितीय एल्डर हर कुछ सेकंड में बेचैनी से हिलते डुलते, अपनी हथेलियों को पोंछते और अपने वस्त्र के किनारों को ठीक करते रहते थे। उनकी हर हरकत में घबराहट स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। जब सूरज क्षितिज में काफी नीचे डूब चुका था और दोनों बुजुर्ग लगभग आधे दिन तक दरवाजे के बाहर इंतजार करते रहे, तब जाकर आखिरकार भव्य दरवाजा चरमराते हुए खुला। क्रीक दोनों व्यक्ति एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और अपने सामने मौजूद आकृति को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए नीचे झुक गए। हम भगवान सोरोन को प्रणाम करते हैं, जो आरोहण पंथ के संप्रदाय प्रमुख और हमारी जीवन शैली के रक्षक हैं, उन्होंने पूर्ण सामंजस्य में कहा। सोरोन ने भावहीन आंखों से उनकी ओर देखा, उसके चेहरे पर कोई स्नेह नहीं झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, अपनी आभा का एक छोटा सा अंश छोड़ते हुए। वो एक छोटा सा टुकड़ा ही दोनों बुजुर्गों को कांपने के लिए काफी था। उनके माथे पसीने से भीग गए थे क्योंकि वे उसकी उपस्थिति के भारी दबाव के नीचे घुटने टेक कर बैठे रहे। कुछ ही दिन पहले चार्ल्स से मुलाकात के दौरान उन्होंने जो कमजोर छवि पेश की थी, उसकी तुलना में आज उनका रूप बिल्कुल अलग था। झुकी हुई काया और सादे वस्त्र गायब हो गए थे। उनके स्थान पर सोने और गहरे लाल रंग के औपचारिक वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति खड़ा था, जिसकी पीठ सीधी, कंधे चौड़े और आंखें ऐसी ऊर्जा से चमक रही थीं जो उम्र और अधिकार दोनों को दर्शाती थीं। उसके काले बाल करीने से पीछे की ओर संवारे हुए थे, उसकी निगाहें तीक्ष्ण और प्रभावशाली थीं, जबकि उसकी मजबूत मांसपेशियां उसके वस्त्रों की कड़ाईदार आस्तीनों से सटी हुई थीं। मौन अवस्था में भी उनकी उपस्थिति मात्र से ही बुजुर्गों को झुके रहने के लिए विवश होना पड़ता था। यह उनकी स्वेच्छा से नहीं बल्कि सहज प्रवृत्ति से होता था। वो न तो किसी विद्वान की तरह दिख रहा था और न ही किसी ऋषि की तरह, बल्कि एक युद्ध देवता की तरह जो अपना स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए लौट आया हो। और जब उसने उन्हें काफी देर तक अपना दबाव महसूस करने दिया, तभी वो बिना कुछ कहे मुड़ा और महल के अंदर और गहराई में चलने लगा। कदम कदम दोनों बुजुर्ग गंभीर मौन में उनके पीछे पीछे चले। उनके कदमों की हल्की सी गूंज विशाल गलियारे में सुनाई दे रही थी। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि सोरोन उन्हें उस साधारण बैठक कक्ष में नहीं ले गए जहां आमतौर पर इस तरह की चर्चाएं होती थीं। इसके बजाय उन्होंने उन्हें महल के केंद्र की ओर, ऊंचे गुंबद वाले सिंहासन कक्ष की ओर निर्देशित किया, जहां रंगीन कांच से छनकर सूर्य की रोशनी लाल और बैंगनी रंग की पतली पतली धारियों में तब्दील हो रही थी। वहां पहुंचकर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया, एक पैर दूसरे के ऊपर रखकर थोड़ा आगे की ओर झुक गया। उसकी आंखें ठंडी और उदासीन थीं क्योंकि वे उसके सामने बैठे दो आदमियों पर टिकी हुई थीं। बोलो, सोरोन ने आदेश दिया। उनके स्वर में धैर्य या स्नेह का कोई भाव नहीं था, क्योंकि दूसरे एल्डर ने ही पहले आगे बढ़कर शिष्टाचार के साथ विषय को सहजता से शुरू करने की उम्मीद की थी। आप स्वस्थ दिख रहे हैं मेरे प्रभु। हालांकि उन्होंने बोलना शुरू ही किया था कि सोरोन ने तुरंत विरोध में अपना हाथ उठा लिया, क्योंकि उन्होंने आज शिष्टाचार में शामिल होने से इनकार कर दिया था। मेरा समय कीमती है, दूसरे एल्डर, सीधे मुद्दे पर आइए, सोरोन ने ठंडे स्वर में कहा, और दूसरे एल्डर ने मुश्किल से अपनी बात कही। उनकी आवाज एक पल के लिए लड़खड़ा गई, फिर उन्होंने सिर झुकाकर बात मान ली। महोदया महोदय, हम आज आपके समक्ष इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि परिषद गतिरोध की स्थिति में पहुंच गई है, एक ऐसा गतिरोध जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। वो हिचकिचाया लेकिन बोलता रहा। ड्रैगन की उपाधि के लिए दो उम्मीदवार हैं, लियो स्काईशेड और एगोन वेयर। परिषद दो हिस्सों में बंट गई है। 6 वरिष्ठ सदस्यों ने दोनों के लिए मतदान किया है, और हालांकि आमतौर पर हम ऐसे मुद्दों को आपस में चर्चा करके और आम सहमति पर पहुंचकर सुलझा लेते हैं, लेकिन अब हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। मतदान समाप्त होते ही प्रथम वरिष्ठ ने परिषद को भंग कर दिया, जिसके कारण हमें प्रोटोकॉल के अनुसार आपके पास आना पड़ा। अब प्रथम एल्डर ने परिषद को भंग करने का निर्णय क्यों लिया, इस बारे में कृपया मुझे अपना पक्ष बताने की अनुमति दें, क्योंकि अगर कोई और इसे पहले बताता है तो ये कहीं अधिक अक्षम्य लगेगा। इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि मुझे अपनी बात पूरी करने दें। दूसरे एल्डर ने निवेदन किया, जबकि सोरोन उन्हें भावहीन निगाहों से देखता रहा। मैंने और चौथे बुजुर्ग ने वास्तव में एक अपराध किया है, एक ऐसा अपराध जिसका हम बचाव नहीं कर सकते। वो सोचने के लिए नहीं, बल्कि सांस लेने के लिए फिर रुका। हमने एगोन वेयर को निषिद्ध तकनीकें सिखाई, ऐसी तकनीकें जो केवल अगले ड्रैगन को ही सिखाई जानी चाहिए। हमने ये काम परिषद की मंजूरी के बिना और आपकी जानकारी के बिना किया,
लेकिन यह विद्रोह या महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि हताशा में किया गया था। उस समय जब ड्रैगन के पद के लिए कोई अन्य योग्य उम्मीदवार नहीं था। उस समय हमें विश्वास था कि वही को ही ड्रैगन के रूप में चुना जाएगा, और हमारा एकमात्र इरादा उसे प्रसिद्धि से बचाना और उसका प्रशिक्षण जल्दी शुरू करना था। लेकिन प्रथम बुजुर्ग और उनके समर्थकों का मानना है कि हमारे कार्यों को क्षमा नहीं किया जा सकता, और इसी असहमति के कारण परिषद को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम मतदान नहीं कर सकते, हम निर्णय नहीं ले सकते। जैसे ही दूसरे एल्डर ने अपना बयान समाप्त किया, सोरोन की निगाहें धीरे धीरे पहले एल्डर की ओर मुड़ी, जिन्होंने अपनी रीढ़ सीधी की और चापलूसी के बिना दृढ़ स्वर में संयमित निराशा के साथ बोले, परिषद अपनी वर्तमान स्थिति में निरंतर संचालन के योग्य नहीं है। उन्होंने ये शब्द दुर्भावना से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास से कहे, जिसने पवित्र भूमि में सड़न को जड़ पकड़ते हुए देखा था। चौथे एल्डर के नेतृत्व वाले गुट के पास एक दूसरे के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता। उनके गठबंधन विचारधारा पर आधारित नहीं है, बल्कि आपसी ब्लैकमेल, लीपापोती और बंद दरवाजों के पीछे किए गए एहसानों के आदान प्रदान पर आधारित है। मैं स्वयं को संत होने का दावा नहीं करता, नहीं आवश्यकता पड़ने पर राजनीति करने से इनकार करता हूं, लेकिन मैंने हमेशा पंथ के कल्याण को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर रखा है, जबकि ये वरिष्ठ सदस्य ऐसा नहीं करते। और इसलिए अंततः आप ड्रैगन का नाम जिसे भी रखें, आज वेर के पक्ष में मतदान करने वाले 6 लोगों को इसके बाद पार्षद बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने बिना किसी अलंकरण के अपनी बात समाप्त की और अपने कथन को सिंहासन कक्ष की खामोशी में गूंजने दिया। सोरोन पीछे की ओर झुक गया, अपने हाथों को अपनी गोद में ढीले ढंग से मोड़कर दोनों तर्कों को ध्यान से सुनने लगा, अपनी नाक से एक गहरी सांस छोड़ी और चुप्पी को इतना लंबा होने दिया कि वे दोनों असहज हो जाएं। बहुत अच्छा, उसने अंत में कहा, उसकी आवाज धीमी और सधी हुई थी, हर शब्द शांत पानी में पत्थर की तरह गिर रहा था। मैंने अपना फैसला कर लिया है। आगे बोलने से पहले उन्होंने अपनी निगाहें बारी बारी से पहले और दूसरे बुजुर्ग पर टिकाए रखी। एक सार्वजनिक मुकाबला होगा, एगोन वेयर बनाम लियो स्काइशेड। 2 महीने बाद विजेता को ड्रैगन नाम दिया जाएगा। कमरे में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन दोनों बुजुर्ग एकदम सख्त हो गए। हालांकि सोरोन ने आगे कहा, चूंकि दोनों के बीच स्तर में असमानता है, इसलिए मैच समान शर्तों पर आयोजित नहीं किया जा सकता है, तो हम ये करेंगे। यदि लियो स्काइशेड जीतता है तो उसे निस्संदेह ड्रैगन की उपाधि दी जाएगी। यदि वह हारता है तो उसे मेरे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाएगा और उसे अगला उप संप्रदाय प्रमुख बनाया जाएगा। अगर वेर जीतता है तो उसे भी ड्रैगन कहा जाएगा, लेकिन अगर वह हार जाता है। सोरोन की निगाहें अब दूसरे एल्डर पर इतनी तीव्रता से टिक गईं कि कमरे में मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गईं। तो आज जिन भी वरिष्ठ नागरिकों ने उनके पक्ष में मतदान किया है, वे सभी अपने पद से इस्तीफा दे दें और परिषद में अपनी सीटें स्थायी रूप से त्याग दें। आपने उनकी प्रतिभा पर भरोसा किया है, इसलिए यदि वे अपर्याप्त साबित होते हैं तो आप भी उनके साथ ही गिर जाएंगे। दूसरे एल्डर के होंठ अविश्वास से खुले, लेकिन कोई ध्वनि नहीं निकली। वे स्तब्ध खड़े रहे, उनके सामने रखी गई अटल शर्तों से वे अचंभित थे। अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी, संप्रदाय प्रमुख बोल चुके थे।